हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक न्यू सीरीज को कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए सीरीज को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नरेटर वॉइस सुनाई देती है जो कहती है कि स्पेस बहुत ज्यादा बड़ा है और उसमें बहुत ज्यादा प्लेनेट है। अगर यहाँ पर जो किनलिन प्लेनेट है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लेनेट है। वहीं पर हमें वो नरेटर वॉइस बताती है कि किन में 4 कॉन्टिनेंट है जिनका नाम फायर, विंड, अर्थ और वाटर है। इनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लैंड ऑफ विंड है, जहां हम देखते हैं कि लैंड ऑफ विंड में हमेशा वॉर होती रहती है। लैंड ऑफ विंड का जो डीमन होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। सारे कल्टीवेटर्स मिलकर उसको हराते हैं, तब जाकर वो हार जाता है। उसके बाद से लैंड ऑफ विंड पूरी तरीके से बदल चुका है। और अब इस विंड लैंड में मेन फोर्सेस बची है, उनका नाम है जोंगतू, वुलियान और थर्ड का नाम जुक्शिया है। और ये सब लोग मिलकर बहुत शांति से रहने लगे। मगर मिडिल अर्थ में कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से ये सब कुछ बदल गया। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि पहाड़ों के बीच एक ओल्ड मैन बैठा होता है जो बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। हाँ, कल्टीवेशन करते समय उसके ऊपर एक डंडा आ जाता है, जहां वो उस डंडे को अपने एक हाथ से रोक लेते हैं और वो डंडा वहीं पर ही चूर चूर हो जाता है। इसके बाद जिसने वो डंडा फेंका होता है वो पर्सन सामने आ जाता है और उस कल्टीवेटर पर अटैक करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि ओल्ड मैन और वो लड़का फाइट कर ही रहे होते हैं। हाँ, हम सब समझते हैं कि ये एक स्टूडेंट है और वो ओल्ड मैन उसका टीचर, और ये दोनों एक फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। मगर उसी समय वो लड़का अपनी एक मैजिकल टेक्निक को यूज कर लेता है, जिससे पूरे माउंटेन के आसपास धुआं ही धुआं आ जाता है। इसका फायदा उठाकर हम उस लड़के को देखते हैं जो वहाँ से भागने लग जाता है और ओल्ड मैन उसके पीछे भागता है और कहता है कि रुक जाओ लड़के, क्यों इतना स्पीड भाग रहे हो। अगर वो लड़का टीचर की बात नहीं सुनता और वहाँ से भागने लग जाता है। वहीं पर ही वो अपने मास्टर से कहता है कि आज के बाद मास्टर आप मुझे नहीं देख पाएंगे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये कहकर वो और स्पीड भागने लग जाता है। हम उसकी बातों को देखकर अंदाजा लगा सकते थे कि उसके पेरेंट्स ने या उसके किसी लीडर ने उसको जबरदस्ती यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए भेजा था। अभी वो लड़का ओल्ड मास्टर से पीछे मुड़कर बातें करते करते ये कह रहा होता है कि मैं अब वापस नहीं आने वाला। जहाँ हम देखते हैं कि अचानक से एक गहरी खाई आ जाती है। वो लड़का उस खाई के अंदर गिर जाता है, लेकिन जब वो खाई से गिर रहा होता है उसको हवा में ही एक लता मिल जाती है। वो उसे पकड़ लेता है और उस लता की मदद से ये लड़का बहुत सेफली ही नीचे उतर जाता है। और सेफली उतरने के बाद वो फिर से चलना शुरू कर देता है, जहाँ थोड़ा देर ही चलने के बाद उसको सामने एक शहर दिखाई देता है। इसको देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब यहाँ से मेरी नई स्टोरी शुरू होने वाली है। इसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं जो उस शहर में एंटर हो जाता है। इतने बड़े शहर को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश था और इसी खुशी के साथ वो पूरे शहर को एक्सप्लोर करता जा रहा था। मगर थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक भीड़ दिखाई देती है, जहाँ हम देखते हैं उस भीड़ को देखने के बाद ये लड़का भी उस भीड़ के पास चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि सब लोग दीवार पे लगे उस बाउंटी पोस्टर्स को देख रहे हैं और वो लड़का भी उन पोस्टर्स को देखना शुरू कर देता है। हाँ, वो देखता है कि इस पोस्टर्स पे तो किसी क्रिमिनल्स के और यहाँ पर किसी मिसिंग पर्संस के नेम और उनकी पिक्स लगी हुई है। और तभी वहाँ हम शहर के 2 लोगों को देखते हैं जो आपस में बात करने लग जाते हैं और आपस में कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि लिनियान हाल ही में जेल से फरार हो गया है और उसको पकड़ने वाले को 100 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। और यहाँ पर ये बाउंटी पोस्टर पर लिखा हुआ है। सेकंड पर्सन वहाँ पर खड़ा हो कहता है कि ये यामिंग तो बहुत ज्यादा सिक्योर जेल है, यहाँ से वो पर्सन कैसे भागा। अभी हम उस लड़के को देखते हैं जो इस शहर में न्यू आया था। वो सोचने लग जाता है कि मैं अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ लूंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे और ये मेरे सरवाइव करने के लिए बहुत अच्छे होंगे, जहाँ मैं ज्यादा पैसे कमाकर इस शहर में बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाऊंगा। हाँ, ये सोचने लग जाता है कि अब मैं इन क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ूं। कहते ही वो उस पोस्टर की ओर देखने लग जाता है। जैसे ही वो उस पोस्टर को देखता है, उस बाउंटी पोस्टर में उस क्रिमिनल की पिक लगी हुई होती है, जहाँ पर वो उस पिक को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि इसका चेहरा कितना डेंजरस है, मैं कैसे बचूंगा इससे। अगर मैं इसको पकड़ने गया तो ये मुझे ही मार डालेगा। और कहता है कि इसे तो मैं नहीं पकड़ने वाला, कोई आसान टारगेट मुझे ढूंढना होगा। तभी वो पूरे बाउंटी पोस्टर्स को छानबीन करने लग जाता है। हाँ, काफी ज्यादा ढूंढने के बाद उसे एक बिना पिक वाली पोस्टर दिखाई देती है। हाँ, वो उस पोस्टर को देखता है जिस पर लिखा हुआ होता है कि जीशिया की प्रिंसेस जिनका नाम लिया है वो लापता हो गई हैं। जो भी उसे ढूंढ लेगा उसे 1000 गोल्ड कॉइन्स दिए जाएंगे। अभी वहाँ शहर का खड़ा एक आदमी कहता है कि प्रिंसेस लिया को लापता हुए काफी टाइम हो चुका है और उसको काफी लोगों ने ढूंढा मगर उसको वो खोज नहीं पाए।
है और उसकी फैमिली ने कहा है कि अगर इस वक्त उसको किसी ने भी ढूंढ लिया तो वो उसको मुंह मांगी इनाम देंगे। हाँ, हम उस लड़के को देखते हैं जो कहता है कि ये प्रिंसेस लिया तो बहुत ही ज्यादा रिच लग रही है, मुझे तो लगता है कि इसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, मगर इसकी फैमिली इतनी बेवकूफ है, उसने इस बाउंटी पोस्टर पर उसकी एक पिक भी नहीं लगाई, तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रिंसेस लिया कौन है और कैसी दिखती है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में चलते चलते उसे एक बंदा टकरा जाता है, जहाँ उसको इस बंदे पर शक होने लगता है और कहता है कि यहीं पर रुक जाओ। जहाँ हम उस डरे हुए बंदे को देखते हैं जो वहीं पर रुक जाता है। तभी वो पीछे देखता है कि वो लड़का उसे अपने पास पुकार रहा है, तो ये सुनकर वो पतलू वहाँ से भागने लग जाता है। अगर ये लड़का जो स्टूडेंट था वो तो काफी तेज था, वो भाग भाग कर उस पतलू के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि कितना भागोगे, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और तभी वो उसे पकड़ कर पीछे गिरा देता है और अपने पंच को रेडी करता है उसे मारने के लिए, मगर उसी समय पतलू जोर जोर से रोने लग जाता है। पतलू की रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ जमा होने लग जाती है। हाँ, वो भीड़ कहती है कि इसको देखो, ये किसी कमजोर को कैसे मार रहा है, उस बच्चे को जो थोड़ा सा पतला है ये उसको अपना जोर दिखा रहा है और उसको पीट रहा है, इसको शर्म नहीं आती क्या। अभी हम वहाँ पर उस पतलू को देखते हैं जो कहता है कि मुझे अब बहुत ज्यादा भूख लग रही है, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो ये कह ही रहा होता है और यहीं पर वो बात कहकर यहाँ पर ये बेहोश हो जाता है। और वहीं पर ये भीड़ यही समझती है कि इस लड़के ने इस पतलू को मार मार कर बेहोश कर दिया। जहाँ वो सारे गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने इस पतलू को मार मार कर आखिरकार बेहोश कर दिया ना, और अब ये अगर मर गया तो हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। जहाँ हम स्टूडेंट को देखते हैं जो कहता है कि तुम सब अपनी बकवास बंद करो। तभी हम देखते हैं वो पतलू को उठाता है और वहाँ से खाना खिलाने ले जाता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यहाँ पर वो रास्ते में जा ही रहे होते हैं। तभी पतलू स्टूडेंट से कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ। अभी वो स्टूडेंट लड़का उससे कहता है कि फिर मुझे ये बताओ कि तुम भाग क्यों रहे थे। जहाँ वो पतलू कहता है कि इसका रीजन तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मगर पहले मुझे कुछ खिला दो, मेरा भूख से पेट फटा जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों होटल में आकर खाने के लिए ऑर्डर करने लग जाते हैं। जहाँ पर हम स्टूडेंट लड़के को देखते हैं जो पूरे मेन्यू को देखता है और कहता है कि इस पूरे मेन्यू से एक एक डिश कर लेते आओ। जहाँ वो वेटर कहता है कि जैसा आपका है बॉस, और ये सुनकर वेटर वहाँ से चला जाता है। जहाँ हम स्टूडेंट लड़के को देखते हैं जो कहता है कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसीलिए तुम्हें आज जो भी खाना है मुझे बताओ, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, और आज तुम्हें जो भी खाना है उसे जी भर के खाओ और पैसों की चिंता मत करना, पैसे मैं दूंगा। अभी हम पतलू को देखते हैं जो कहता है कि थैंक यू, मगर मुझे ये बताओ आपका नाम क्या है। जहाँ हम स्टूडेंट लड़के को देखते हैं जो कहता है कि मेरा पूरा नाम लैंस लो है, तुम मुझे प्यार से लैन बुला सकते हो। हाँ, पतलू कहता है थैंक्स मिस्टर लैन। तभी हमें उस पतलू का नाम पता चलता है जिसका नाम साओ होता है। और यहीं पर वो बातचीत करने लग जाते हैं और थोड़ी ही देर में इनका ऑर्डर भी आ जाता है। जहाँ बहुत ज्यादा खाना आ जाता है। इतने ज्यादा खाने को देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई होती है। यहाँ पर मिस्टर लैन इन सारे खाने को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो पहाड़ों से आया हुआ होता है, उसे ऐसा खाना कभी नहीं मिला था और ऐसा खाना उसने कभी नहीं देखा था। तो इस सारे खाने को देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और वहीं पर मिस्टर लैन कहता है कि शुरू करो। जहाँ हम देखते हैं मिस्टर लैन वहाँ पर जंगियों की तरह खाना शुरू कर देता है। शाओ इसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इतने बड़े शहर से हो, तुम्हारे खाने के अंदाज से ही मुझे लग रहा है कि तुम कहीं बाहर से आए हुए हो। जहाँ लैन उसे बताता है कि मैं 4 साल की उम्र से एक ओल्ड मैन के साथ पहाड़ों में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और वो भी ऐसी आर्म फाइट की नहीं, मैं एक मार्शल आर्ट टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहा था। अभी साओ बहुत ज्यादा हैरान होता है और पूछता है कि क्या तुम आज ही इस शहर में आए हो। जहाँ हम लैन को देखते हैं जो कहता है कि हाँ, मैं पहली दफा इस शहर में आया हूँ। यहाँ पर ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। तभी हम साओ को देखते हैं जो लैन से पूछता है कि अभी मुझे ये बताओ कि तुमने इतना ज्यादा खाना ऑर्डर कर लिया है और तुम अभी कह रहे हो कि तुम एक माउंटेन से आए हो, तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं होंगे, तो मुझे ये बताओ कि तुम बिल कैसे पे करोगे। जहाँ हम मिस्टर लैन को देखते हैं जो अपनी जेब से एक स्टोन को निकालता है। जहाँ साओ उस पत्थर को देखकर कहता है कि ये एक मामूली सा पत्थर है, इससे तुम कैसे बिल पे करोगे, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो। ये सुनकर लैन भी चिंता में आ जाता है और कहता है कि ये क्या एक मामूली सा स्टोन है, मेरे मास्टर तो इसको बहुत ज्यादा छुपा कर रखते थे, मैं समझा ये एक कीमती स्टोन होगा, मगर तुम तो कह रहे हो ये एक आम सा स्टोन है। अभी साओ को उस पर शक होने लगता है और वो लैन से कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम बिल नहीं पे कर पाओगे तो तुम मुझे ही यहाँ रेस्टोरेंट वालों के पास गिरवी रखवा कर जाओगे, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। ये कहकर वहाँ से साओ भागने लग जाता है और
वहीं पर वो वेटर जिनने इन लोगों को फूड सर्व किया था वो इनकी सारी बातें सुन लेता है और अपने सारे वेटर्स को ले आता है और कहता है कि यही वो पर्सन है, अब इस लेन से हमें पैसे वसूल करने हैं किसी भी हालत में। मगर लेन तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो तो उन तीनों की पिटाई कर देता है उल्टा और इन तीनों को मारकर वहाँ से भागकर निकल आता है। जहाँ वो भाग कर निकलता है तो उसे साओ भी वहीं पर नजर आता है, तभी वो भाग कर उस नदी के किनारे वाले ब्रिज पर आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लेन साओ से कहता है कि तुम मुझसे दूर चले जाओ, तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो? जब से तुम मेरे साथ आ रहे हो मैं एक ट्रबल में फंसता ही चला जा रहा हूँ, मुझ पर मुसीबत आती जा रही है, तुम चले जाओ यहाँ से पागल। जहाँ साओ कहता है कि क्या तुम पागल तो नहीं हो गए, मैंने तो तुमसे नहीं कहा था कि इतने महंगे होटल में खाने के लिए चलो। अभी लेन कहता है कि ठीक है फिर अब चलो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते में, ये कहकर वहाँ से हम लेन को देखते हैं वो चला जाता है। लेकिन साओ वहाँ पर लेन को देखकर उसके पीछे निकलता है और उसके सामने आकर रोक देता है उसे और उससे कहता है कि लेन मेरी बात सुनो प्लीज, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओ ना, मैं अकेला रहकर यहाँ पर बुली नहीं होने वाला, सब मुझे यहाँ पर बुली करते हैं, प्लीज लेन मुझे अपने साथ ले जाओ। जहाँ हम लेन को देखते हैं जो कहता है कि ठीक है तुम मेरे साथ आ सकते हो। ये सुनकर साओ वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो लेन? जहाँ लेन कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ, मेरा पीछा करो, आज से तुम मुझे अपना बड़ा भाई मान लो और जब भी मैं तुम्हें कोई काम दूं या कोई ऑर्डर दूं तो उसे मान लो, तुम्हारे पास कुछ खाना हो या कुछ पीना हो या कोई भी कपड़ा हो तो सब मुझे ला कर देना, चाहे कुछ भी हो। जहाँ हम देखते हैं साओ जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है लेन की ये बातें सुनकर। जहाँ लेन कहता है कि इसमें हंसने की भी अब क्या बात है जो तुम हंस रहे हो पागल। जहाँ साओ कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ इसीलिए मुझे हंसी आ रही है। वो दोनों वहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं एक सुंदर सी लड़की वहाँ पर अपने 2 सर्वेंट्स के साथ आ जाती है, जिसे देखकर लेन की आंखें खुल जाती हैं और वो हक्का बक्का रह जाता है वहीं पर। और वो लड़की जैसे ही वहाँ से गुजर रही होती है वो जाते वक्त लेन को मुड़ कर भी देखती है। ये देखकर लेन के मन में बहुत सारे गिटार बजना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जहाँ साओ कहता है कि लेन पागल नहीं हो, ये मिस बर्बर जिल है, ये नोबल फैमिली से बिलोंग करती है और नोबल फैमिली के सदस्य बनना तुम्हारी औकात से बहुत बाहर है, तो तुम इसके सपने देखना अभी से ही बंद कर दो। जहाँ हम लेन को देखते हैं जो कहता है कि अगर इस मिस ने एक और दफा मुझे मुड़कर स्माइल पास की तो मैं इसी के ही पीछे पड़ जाऊंगा और इसी से ही मैं शादी करूंगा, फिर मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। हम साओ को देखते हैं जो कहता है कि सपने देखना बंद करो मेरे बड़े भाई, और ये भी बात याद रख लो वो तुम्हें कभी भी दोबारा मुड़कर नहीं देखेगी। अभी हम उस लड़की को देखते हैं जो एक छोटी सी शिप पर सवार होती है और वो लड़की वापस से मुड़कर देख लेती है और उसी वक्त साओ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसी समय बारिश भी शुरू हो जाती है। ये देखकर लेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि देखो मैंने तुमसे कहा था ना, और अब तो भगवान भी यही चाहते हैं। ये कहकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी हम लेन को देखते हैं जो उस लड़की के पीछे भागना शुरू कर देता है। अभी साओ भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। दोनों भागते हुए एक बोट वाले के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ वो बोट वाले से कहते हैं कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो? तभी वो बोट वाला कहता है कि शायद उस प्रिंसेस को ये पता था कि आप दोनों यहाँ पर आने वाले हो, इसीलिए उस प्रिंसेस ने आप लेने के लिए 2 अम्ब्रेला छोड़े हैं। जहाँ हम देखते हैं कि वो शिपमैन उन दोनों को अम्ब्रेला दे देता है और कहता है कि इसे स्वीकार कीजिए। तभी साओ चाओ कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसे कैसे पता चला कि हम दोनों यहाँ पर आने वाले हैं। वहीं पर हम ही लेन को देखते हैं जो शिपमैन से कहता है कि क्या तुम हमें उस नदी के किनारे पर ले जा सकते हो। जहाँ हम उस शिपमैन को देखते हैं जो कहता है क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं वो लोग उस नदी के किनारे चले जाना शुरू करते हैं अपनी उस शिप पर बैठकर। जहाँ वो बोट वाला शिपमैन उन लोगों से पूछने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम दोनों यहाँ पर बिजनेस के सिलसिले से आए हो। जहाँ हम साओ को देखते हैं जो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। और तभी बोट वाला दोबारा से कहता है तो फिर तो मुझे यकीन है कि आप लोग यहाँ पर पोएट्री करने आए होंगे। जहाँ साओ कहता है कि नहीं तुम पागल तो नहीं हो, अपने से ही तुक्के क्यों मार रहे हो। इसके बाद वो बोट वाला दोबारा से पूछता है कि क्या तुम लोगों के पास पैसे तो है ना उस पार जाने के लिए, तुम लोग जो इस बोट को उस पार ले जा रहे हो तो तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। हाँ साओ को देखते हैं जो कहता है कि नहीं जी हमारे पास इस चीज के भी पैसे नहीं है। ये सुनकर बोट वाला बहुत एंग्री हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास जब पैसे नहीं थे तो तुम लोगों ने मुझे इस पार आने का क्यों कहा। हम उस बोट वाले को देखते हैं जो कहता है कि अब मैं तुम दोनों को यहीं पर ही छोड़ दूंगा, उतरो यहीं पर ही उतरो। तभी हम लेन को देखते हैं जो कहता है कि अब हम बैठ गए हैं, अब हमें नदी पार करा दीजिए। हाँ हम उस बोट वाले को देखते हैं जो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब खुद ही पार कर लो बोट को। ये कहकर वो पानी में छलांग लगा देता है। और अभी हम लेन को देखते हैं जो कहता है शाओ से तुम्हें क्या जरूरत थी इसे बताने
कहने की कि हमारे पास पैसे नहीं है, पहले हमें उस नदी के किनारे पर तो पहुंचने देते ना, तुम ही बोट चलाओ, अब मुझे किसी तरह भी उस नदी के किनारे ले जाओ। वहीं पर हम देखते हैं साओ बोट चलाना शुरू कर देता है। तभी लेन साओ से कहता है कि छोटे भाई, आज मैंने एक बात सीख ली है, इंसान के पास पैसे होना बहुत जरूरी है। हाँ, साओ कहता है कि नॉनसेंस, ऐसी भी बात नहीं, आपके इंसान के पास अगर पैसे नहीं हो तो वो जी नहीं सकता। वहीं पर चलते चलते हम देखते हैं लेन साओ को प्लान बता रहा होता है कि अब हमने आगे पैसे कैसे कमाने हैं। जहाँ लेन कहता है कि आज मैंने शहर में प्रिंसेस लिया का एक बाउंटी पोस्टर देखा था और अगर हमने उस प्रिंसेस को ढूंढ लिया हमें 1000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। हाँ, साओ कहता है कि चलो वो बात तो ठीक है, 1000 गोल्ड कॉइन तो मिलेंगे, मगर ये बात मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि प्रिंसेस लिया कहाँ पर है और वो कैसी दिखती है। जिस पर हम देखते हैं लेन कहता है कि हमें प्रिंसेस लिया को ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक लेटर लिखकर खाली उस प्रिंसेस के किंगडम पर भेजना होगा और उसके किंगडम का नाम जिशिया है। हम उस लेटर में लिखेंगे कि प्रिंसेस लिया हमारे पास है और हमें जल्दी से पैसे भेज दो और हम प्रिंसेस लिया को छोड़ देंगे और वहाँ पर पहुँचा देंगे जिशिया किंगडम के पास। समझ रहे हो ना साओ, हमें एकदम किडनैपर टाइप का काम करना है। जहाँ साओ को देखते हैं जो कहता है मैं तुम्हारे प्लान को समझ गया हूँ, बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं जानू और वो लेटर जाने। वो लोग यहाँ पर ये बात शुरू कर ही रहे होते हैं तो साओ नोटिस करता है कि बोर्ड में एक छेद है जिसके जरिए पानी एंटर हो रहा है। तभी साओ बहुत ज्यादा घबरा जाता है। साओ कहता है कि मुझे तो यही लगता है कि जैसे ही वो बोट वाला को पता चला कि हमारे पास पैसे नहीं है, उसने पानी में छलांग मार ली और वो नीचे से आकर इस बोट को सुराख कर चला गया। फिर हम देखते हैं कि उस टाइम बोट धीरे धीरे कर नदी पर डूबने लग जाती है और वहीं पर हम देखते हैं सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें जिशिया किंगडम का पैलेस दिखाया जाता है जहां एक सोल्जर आता है और वहां के राजा को बताता है और कहता है कि हमें एक लेटर मिला है और उस लेटर पर लिखा हुआ है कि प्रिंसेस लिया हमारे कब्जे पर है और अगर तुम्हें प्रिंसेस लिया को बचाना है तो हमें कुछ पैसे भेज दो जितने हमने लिखे हैं इस लेटर पर। और वो कह रहे हैं कि हम डीमन फैमिली से हैं। हम उस लीडर को देखते हैं जो कहता है कि कितने पैसे मांग रहे हैं वो लोग। तभी वो सोल्जर कहता है कि वो लोग 1000 डुकाट्स मांग रहे हैं। तो यहाँ पर डुकाट्स का मतलब सोने के सिक्के हैं। वो लोग सारे पैसे आज रात को लेने के लिए आने का कह रहे हैं और कहते हैं कि आज रात को हमें ये सारे 1000 गोल्ड कॉइन मिल जाने चाहिए। यहाँ किंग गहरी सोच में पड़ जाते हैं और सोचने लग जाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहते हैं कि प्रिंसेस लिया हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसा वो लोग कह रहे हैं वैसा करो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद हम सोल्जर को देखते हैं जो पैसे लेकर उठाकर उस पैलेस से निकल जाता है और जिस जगह पर उस लेटर पर मेंशन किया गया था कि जिस जगह पर पैसे रखने हैं वो उस जगह पर पहुंच जाता है और पैसों को वहां पर रख देता है और वो वहां से निकल जाता है। मगर हम देखते हैं कि वो सोल्जर काफी ज्यादा चालाक होता है। वो वहां से निकलता तो नहीं है, वो छुप जाता है। वहीं पर छुप कर वो उन पैसों पर नजर रखता है और कहता है कि आखिर कौन है जो इन पैसों को लेने आएगा, मैं भी तो देखूं डीमन फैमिली कैसी है। और ये सब वो सोच ही रहा होता है तो तभी हम देखते हैं पास में ही एक बहुत बड़ी आग दिखाई देती है। इसे देखकर वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे घोड़े वहाँ से भागते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ हम उधर कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर हमें लगता है कि उस घोड़ों के स्तबल में आग लग गई है। इतने में ही हम देखते हैं लेन और शाओ उस घोड़े के बीच में आकर उन पैसों को वहाँ से निकाल लेते हैं। ये सब उनकी एक चाल होती है उस स्तबल में आग लगाने की। लेकिन यहाँ पर सोल्जर उन लोगों को देख लेते हैं और उनके पीछे आ जाते हैं। तभी हम लेन को देखते हैं जो सोल्जर्स के सामने आ जाता है और वहाँ पर सोल्जर और लेन की फाइट शुरू हो जाती है और वहीं पर गार्ड अपनी तलवार से उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। मगर लेन उसके अटैक को डॉज कर वहाँ से भागने लग जाता है। सोल्जर उसके पीछे भागता है और एक मटके को उसकी ओर फेंक देता है, मगर लेन वहाँ उसको डॉज कर उधर ही रुक जाता है और उससे स्वॉर्ड फाइट शुरू कर देता है। जहाँ थोड़ी ही देर इनकी फाइट चलती है फिर लेन उसको उस फाइट में हरा देता है और कहता है कि तुम लोग इस पैसे के लिए मेरा पीछा कर रहे हो ना, ये लो तुम लोग तुम्हारे पैसे। ये बोलकर लेन उनकी तरफ एक पोटली फेंक देता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो सारे सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं तो तभी सोल्जर का हेड उस पोटली को खोल कर देखता है। उसमें कोई सोने के सिक्के नहीं होते, उसमें खाली पत्थर ही भरे हुए थे। जिसको देखकर उन सोल्जर्स का लीडर और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम निकम्मों से कुछ काम भी नहीं होगा, मैं खुद ही जाता हूँ। तभी हम देखते हैं वो सोल्जर लेन को ढूंढकर उसके पास आ जाता है और उससे स्वॉर्ड फाइट शुरू कर देता है। जहाँ हम देखते हैं इन दोनों की एक अमेजिंग फाइट शुरू हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे थे, दोनों ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को यूज कर रहे थे। मगर लेन यहाँ पर पावरफुल था, वो उस लीडर को हरा देता है जो उन सिपाहियों का लीडर था। वो उसको हराकर उस छत के ऊपर से निकल जाता है और तभी हम उधर पर साओ को देखते हैं जो उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा
कमरा खोदता है और वहाँ से पैसों को निकाल रहा था। और इन सब का असल प्लान तो यही था कि लैन उनका ध्यान भटकाएगा और शाओ यहाँ से वो पैसे लेकर निकल जाएगा। वो लोग अपने प्लान में बहुत अच्छे तरीके से सफलता हासिल कर ही रहे होते हैं और जहाँ पर हम शाओ को देखते हैं जो वहाँ से पैसे उठा लेता है और कहता है कि मुझे भी निकल जाना चाहिए। अब तक तो लैन भी वहाँ से निकल गया होगा उन लोगों को चकमा देकर। वहीं पर हमें लैन को दिखाया जाता है जो अभी तक उन सोल्जर से बचकर भाग ही रहा होता है। वो भागते भागते अचानक किसी के घर के गार्डन में आ जाता है। वहाँ पर एक बहुत ज्यादा सुंदर घर को देखता है और कहता है कि ये कितना बड़ा घर है और सुंदर भी है, मुझे यहाँ छुपने के लिए कोई ना कोई जगह तो मिल जाएगी, मुझे इस घर में एंटर होना होगा किसी भी तरीके से। ये देखते ही वो ऊपर खिड़की से उस घर के अंदर एंटर हो जाता है। जैसे ही वो उस घर में एंटर होता है लेकिन वहाँ पर एक लड़की पहले से ही खड़ी होती है। हाँ, लैन जल्दी से जाकर उसके मुंह को हाथ रख लेता है और कहता है कि प्लीज शोर मत करना, मैं थोड़ी देर यहाँ पर छुपूंगा और मैं फिर यहाँ से निकल जाऊंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला, तो प्लीज शोर मत करना। अगर वो लड़की भी एक कल्टीवेटर थी, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग थी, वो लैन के हाथ को मोड़ देती है और वहाँ पर इनको फाइट शुरू हो जाती है जहाँ हम देखते हैं कि वो लैन को उठाकर पटक देती है और उसके बाद वो उस कमरे में लाइट कर देती है और वहाँ पर एक मोमबत्ती जला देती है। इसे देखकर लैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो वही लड़की है जिसको मैंने उस नदी के किनारे पर देखा था। लैन को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कुछ, मगर घबराहट से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। इस पर वो लड़की कहती है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अब तुम यहाँ पर इनवाइटेड भी तो नहीं थे और अब यहाँ पर तुम आ ही गए हो तो तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम कुछ देर तक बैठकर यहाँ पर कुछ खा पी सकते हैं। जहाँ हम देखते हैं लैन उसकी बात को मानकर अंदर चला जाता है और एक डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। दोनों ही वहाँ पर बैठकर एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करने लगते हैं। हाँ, वो लड़की कहती है कि मेरा नाम गाओ है और तभी लैन कहता है कि मेरा नाम लैन स्लो है, तुम मुझे लैन पुकार सकती हो प्यार से। वहीं पर ही वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं जहाँ गाओ कहती है कि मेरा एक ख्वाब था, बचपन से ही मैं एक रेंजर बनना चाहती थी, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी जब तक तुम यहाँ पर सेफ फील कर रहे हो, तुम यहीं पर रुको, जैसे ही बाहर का खतरा तुमसे टल जाएगा तुम बाहर जा सकते हो। हम लैन को देखते हैं जो उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वो फिर से बातें करना शुरू कर देती है। तभी गाओ उसे कहती है कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट सीखा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तुमने देखा और तुम खुद ही बताओ कैसा मार्शल आर्ट टेक्निक थी। जहाँ हम देखते हैं लैन कहता है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टेक्निक्स थी और वो डर भी रहा होता है कि कहीं फिर से इसे पीटना ना शुरू कर दे। हम गाओ को देखते हैं जो कहती है कि इसके लिए मैं माफी चाहूंगी कि तुम्हें हर्ट किया मैंने। अभी हम देखते हैं वहाँ पर एक सर्वेंट आती है जो चाय को ले आती है, जिसको देखकर लैन बहुत हैरान होता है और कहता है कि ये लोग मेरी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं। बहुत सोचने के बाद वो फिर उस चाय को पी लेता है। तभी हम देखते हैं कुछ ही देर बाद वहाँ से लैन निकल जाता है और कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। ये कहकर लैन वहाँ से निकल ही रहा होता है तो तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और लैन को एक रुमाल देती है जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है। लैन उसे ले लेता है और उसे पढ़ता है जिसमें एक मैसेज लिखा हुआ होता है। हाँ, लैन उसको पढ़ना शुरू कर देता है तो तभी उसे पता चलता है कि ये एक मैसेज के रूप में एक पोयम लिखी हुई है जो कि लैन को समझ नहीं आता। वो बहुत कोशिश करता है उस पोयम को पढ़ने की मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। मगर यहाँ पर वो उस मिस पर्पल की हैंड राइटिंग को बहुत ज्यादा नोटिस कर रहा था और कह रहा था कि ये मिस की राइटिंग तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, इतनी मिस गाओ प्यारी है उतनी ही ज्यादा उसकी राइटिंग भी उसी हिसाब से प्यारी है। और वहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और कहने लगता है कि मिस ने मुझे अपना पर्पल रुमाल दिया है, कुछ ना कुछ बात तो है, कहीं मिस को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। ये बातें सोचकर वहाँ पर हम देखते हैं लैन बहुत ज्यादा खुश होने लग जाता है और वो अपनी आंखों को मटकाना शुरू कर देता है और खुशी से वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस गाओ खड़ी ये सब देख ही रही होती है कि लैन किस तरह खुश हो रहा है उसके उस रुमाल को देखकर। वहीं पर मिस गाओ कहती है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है और तभी वहीं पर हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गाओ एक चाय पीने वाली जगह पर बैठकर वो सोच रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहीं पर एक सफेद कपड़े में कोई मिस्टीरियस आदमी आ जाता है जो मिस्टर गाओ के पीछे आता है और कहता है कि ये वही है। तभी मिस्टर गाओ कहती है कि क्या ये वही है जिसके बारे में मिस्टर सीफू कह रहे थे। तो तभी हम उस मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कहता है कि हाँ वही है ये कहकर वो मिस्टर पर्पल से कहता है कि तुम बिल्कुल अच्छा कर रही हो, जैसे तुम कर रही हो बिल्कुल इसी हिसाब से ही चलती रहो, और तुमने अपनी कल्टीवेशन को और इंक्रीज करना है तो तुम्हें इसकी सेक्रीफाइस देनी ही होगी वरना तुम आगे नहीं बढ़ सकती हो। अगर तुमने अभी इसको कल्टीवेशन को अपनी इम्प्रूव करना है तो तुम्हें यही टास्क दिया गया है कि तुम्हें इसके पास रहना है और इसे
प्रोटेक्ट करते रहना है जब तक सही समय नहीं आ जाता। वहीं पर ही सीन चेंज हो जाता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि लैन और साओ बैठे हुए होते हैं एक किनारे पर और बातें कर रहे होते हैं। जहां हमें पता चलता है कि साओ लैन से नाराज हो जाता है और कहता है कि जहां लेंसलो कहता है कि क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो साउथ, मैं तुम्हारा बिग ब्रदर हूँ, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी मुझसे नाराज नहीं होगे और अभी तुम मुझसे नाराज होकर मुंह फुलाकर उधर बैठे हुए हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए साओ। अगर साओ उसकी बात नहीं सुनता, लैन इतना उसको मनाता है मगर साओ अभी भी मुंह फुलाकर बैठा होता है। उसने सब कहने के बाद भी वहाँ पर साओ उसकी बात नहीं मानता। तो तभी हम लैन को देखते हैं जो अपने एक को उठाता है और कहता है कि साओ इसे देखकर तुम जरूर खुश हो जाओगे मुझसे। यहाँ साओ कुछ देर के बाद उसको रिप्लाई कर देता है और कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो, मैं पूरी रात तुम्हारा उस ब्रिज पर वेट कर रहा था, वो भी पागलों की तरह सारी रात मैं उस ब्रिज पर खड़ा रहा हूँ और तुम वहाँ उस हाउस में बैठकर उस लेडी के साथ मजे कर रहे थे। तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया और मैं तुम्हें कभी माफ करूंगा। तुम एक पागल से बेवकूफ से पर्सन हो। अभी हम देखते हैं कुछ देर बाद वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लैन और साओ एक कपड़े की दुकान पर आ जाते हैं जहाँ लैन साओ को कपड़े दिलाने के लिए प्रॉमिस करता है और कहता है कि मैं तुम्हें न्यू क्लोथ्स दिलाऊंगा। और ये कहते ही वो लोग वहाँ पर एक शॉप पर एंटर होते हैं जहाँ पर एक सर्वेंट लेडी उनका वेलकम करती है। वहीं पर ही साओ नए कपड़े पहनकर आ जाता है जिसे देखकर लैन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये हुई ना बात, अब तुम बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो न्यू क्लोथ्स में अपने। जहाँ साओ कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम भी कुछ कम नहीं हो मेरे बड़े भाई। ये कहकर साओ और लिन वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में हम देखते हैं कि लैन साओ से पूछता है कि तुम हमारे रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे थे ना, उसका क्या हुआ। तभी हम साओ को देखते हैं जो लैन से कहता है कि तुम बस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो जगह का दिखा दूंगा और तुम खुद उस जगह को बहुत पसंद करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपने नए घर में एंटर हो जाते हैं। एंड उस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इतनी प्यारी जगह तुमने कैसे ढूंढी साओ। साओ कहता है कि बस अब इस बात को छोड़ दो, तुम मुझे ये बताओ कि ये कितना प्यारा है और कितना अच्छा तुम्हें अच्छा लगा ना। जहाँ लैन कहता है ये बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। और दोनों ही वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि अब उनको सेटल होने के लिए कोई प्लेस और कोई यार्ड मिल गया था जहाँ वो रह सकते थे और अपनी रात वहाँ पर बिता सकते थे। वहीं पर हम देखते हैं सीन चेंज हो जाता है, हमें उसी रिवर के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ शाम हो चुकी थी। हाँ, लैन और साओ बातें कर रहे होते हैं। लैन साओ से कहता है कि मैं एक बात याद होगी, तुमने मुझसे एक बात कही थी। जहाँ साओ कहता है कि लैन भाई कौन सी बात। हाँ, लैन कहता है कि याद है तुमने मुझे बताया था कि तुम पढ़ लिख सकते हो, तुम्हें अगर इतना ही पढ़ना लिखना आता है तो मेरे पास एक लेटर है, प्लीज मुझे उस लेटर को पढ़ के बताओ कि उसमें क्या लिखा है। जहाँ हम साओ को देखते हैं जो कहता है कि आओ वो लेटर मुझे दो, मैं तुम्हें ट्रांसलेट करके बताता हूँ। तभी हम देखते हैं साओ पूरे लेटर को ट्रांसलेट करता है और उसे पढ़ता है और उसे बहुत अच्छी तरीके से समझाता है मगर लैन को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे इसमें अभी तक कुछ समझ नहीं आया, मुझे इसका सीधा सीधा मतलब क्यों नहीं बता देते। जहाँ साओ अपने सर को पकड़ता है और कहता है कि तुम पागल हो गए हो और मुझे भी अपने साथ पागल ही बना दोगे। जहाँ साओ उससे कहता है कि बस ये लास्ट बार है, मैं तुम्हें इसका मीनिंग बता रहा हूँ, उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा। जहाँ साओ उससे कहता है कि वो तुम्हें डिनर पर इनवाइट कर रही है। ये सुनकर हम लैन को देखते हैं जिसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, खुशी से उछलने लग जाता है, कहने लगता है कि देखा ना मैं कितना खूबसूरत हूँ और कितना प्यारा हूँ, मेरे सामने कोई भी लड़की नहीं टिक पाती, सभी को मुझसे प्यार हो जाता है आखिर। तभी हम देखते हैं लैन कहता है कि हाँ वैसे अब डिनर का भी टाइम हो गया है, मुझे चलना चाहिए उस मिस के पास, उसने मुझे शायद आज के लिए बुलाया है। कहकर हम लैन को देखते हैं जो वहाँ से निकल जाता है। अगर साओ वहीं पर ही बैठा रहता है, वो उसके साथ नहीं जाता। यहीं पर बैठकर साओ इस नदी के किनारे कुछ सोचने लग जाता है और अपने ख्यालों में गुम हो जाता है। हाँ, वो याद करने लग जाता है कि कैसे वो लोग मिस पर्पल से मिले थे। सासू को मिस पर्पल गाँव पर बहुत ज्यादा शक होने लग जाता है और कहता है कि ऐसी सडन मुलाकात में इस मिस ने ऐसे लैन को पास की स्माइल और ऐसे ही उसको पीछे मुड़कर देखा, मुझे नहीं लगता ये मिस गाँव का कुछ इरादा ठीक है, मुझे अपने भाई को बचाना ही होगा, ऐसे नहीं वो उसको मार दे। हाँ, पर वो सोचकर फिर से लैन के पास भागने लग जाता है और उसे कहता है कि रुको मैं भी आ रहा हूँ। रास्ते में वो लोग जब ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं तभी लैन दूर की तरफ इशारा करके साउसो से पूछता है कि वो क्या है। जहाँ साउ से बताता है कि ये एक लीफिंग टावर है, ये एक बहुत बड़े टावर है, इसे लोग बहुत दूर से देखने आते हैं। तभी हम देखते हैं वो दोनों उसे देखने के लिए उसके सामने चले जाते हैं। वहाँ पर जैसे ही वो लोग पहुँचते हैं तभी लैन साउ से पूछता है कि इस जगह में ऐसी क्या खास बात है कि सभी यहाँ पर इसे देखने आए हुए हैं। साउ उसे बताता है कि यहाँ हर साल मिड ऑटम में
ट्रेजर हंट होता है। इस ट्रेजर हंट में जो इसको ऑर्गेनाइज करता है उस ऑर्गेनाइजर का नाम हांगजू है। जो भी इस ट्रेजर को विन करता है उसे बहुत सारी मनी और उसको इनाम मिलता है। जहाँ हम देखते हैं साउसो लेन से कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, जहाँ लेन उसे कहता है कि मेरा भी ख्याल हो रहा है कि मैं भी इस ट्रेजर में हिस्सा लूं। जहाँ लेन साउ से कहता है क्यों ना हम इस साल इस ट्रेजर में हिस्सा लें, हम दोनों ही। जहाँ हम देखते हैं वो दोनों ये बातें कर बहुत खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि हम इसे विन कर बहुत सारे पैसे उठाएंगे यहाँ से। इस ट्रेजर खोजने के लिए एक हिंट हमेशा दिया जाता है। हर साल के ऑटम में एक लाइट टावर से निकलकर स्पेस की ओर जाती है और उसी लाइट में कोई हिंट होता है। हमें किसी भी हालत में उसे ढूंढना है। अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो हमें ट्रेजर का हिंट मिल जाएगा और हम इस कॉन्टेस्ट को विन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर वहीं पर साओ कहता है कि लेकिन आज तक मैंने इस ट्रेजर हंट से किसी को भी कोई हिंट मिलते हुए नहीं देखी और ना ही वो इसको विन कर पाए हैं। मतलब मेरा मतलब ये है आसान लफ्जों में कि आज तक उस ट्रेजर को कोई भी विन नहीं कर पाया है, तो फिर हम क्या चीज है। लेन अब तो लोगों को ये भी लगने शुरू हो गया है कि ट्रेजर हंट वाली बात फेक है और ये एक झूठ है। अगर यहाँ पर लेन कहता है कि अब मेरा मन नहीं बदलने वाला, मैंने ठान लिया है कि अब मैं इस ट्रेजर को विन करूँ और इसको ढूंढ कर आपको ये बता दूं कि ये कोई फेक ट्रेजर नहीं है। तो अगर मैंने इस ट्रेजर को विन कर लिया या मैंने इसे खोज लिया तो मैं इस ग्राउंड में बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगा और इस सिटी में भी मेरा नाम लिया जाएगा। मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा। तो मुझे किसी भी हालत में इस ट्रेजर को ढूंढना है। मेन मकसद तो मेरा ये है कि इससे मिस साओ भी इम्प्रेस हो जाएगी और मेरा इम्प्रेशन उसके सामने एक अच्छा इम्प्रेशन जाएगा। तो मेरा यही एक अपना बन चुका है अब के मैं इसे विन करूं। अगर साओ यहाँ पर मिस गाओ का नाम सुनकर खुश नहीं होता और सोचने लग जाता है कि कहीं ये इसे कुछ नुकसान ना पहुंचा दे मिस, ये पता नहीं क्यों उस मिस में कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी साओ कहता है कि मुझे नहीं पता मगर हाँ मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, तुम टेंशन मत लो मेरे भाई। और तभी वहाँ पर उन दोनों को बहुत ज्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाती है। जहाँ हम देखते हैं कि लेन साओ से कहता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, चलो कहीं पूल पर जाते हैं और नहाते हैं। अगर साओ उसे वहीं पर मना कर देता है और कहता है कि नहीं अब हम नहीं जा सकते, यहाँ पर नजदीक पर कोई भी ऐसा पूल नहीं, जितने भी पूल हैं वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है और इतना दूर अभी पैदल ऐसे नहीं जा सकते। हाँ लेन कहता है कि तुम पागल तो नहीं, मुझे ऐसे लड़कियों की तरह मना कर रहे हो। और दोस्तों यहीं पर ही हमें पता चल जाता है कि साओ एक लड़की है, वो लड़के के रूप में घूम रही है यहाँ पर छुप कर सबसे। और यही प्रिंसेस लिया है जो सबसे छुपी हुई है। आज तक प्रिंसेस लिया को किसी ने भी इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो एक लड़के के रूप में छुप कर घूम रही है और सब लोग इसको साओ समझते हैं। और आप सबने भी दोस्तों ये नोटिस किया होगा कि साओ एक लड़की की तरह है, उसका चेहरा और उसके बाल और उसके चलने का स्टाइल बिल्कुल लड़कियों की तरह था। और वहीं पर हम देखते हैं दोस्तों सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक शराब की दुकान में आ गए थे और दोनों ही ड्रिंक कर रहे थे। जहाँ लेन लिया को ड्रिंक के लिए कहता है मगर लिया तो साओ बन के घूम रही थी और उसे पता था कि मैं अगर यहाँ पर ड्रिंक कर लूंगी तो मैं अपने मुंह से सारा सच उगल बैठूंगी, तो मुझे किसी भी हाल में ये ड्रिंक नहीं पीनी। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि नहीं लेन मैं ये ड्रिंक नहीं पी सकता हूँ। हाँ लेन कहता है कि तुम क्यों उदास हो रहे हो, इसमें उदास होने की क्या बात है मेरे छोटे भाई। अगर साओ साओ वहाँ पर कहता है कि चुप करो, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अगर इसके बाद तुमने एक बात भी की तो। ये कहकर साओ वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो बहुत ही गुस्से में आ गई थी और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। बाहर आके वो सोचती है कि ये लेन हमेशा मुझे परेशान करता रहता है, हमेशा मैं इसी के ही बारे में सोचती रहती हूँ, ये इतना बुरा भला करता है मेरे साथ फिर भी मैं इसका साथ देती हूँ, कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया। वो इस बात को चेक करने के लिए एक फूल को उतारती है और उसकी पंखुड़ियों को तोड़ने लग जाती है। हाँ पहली पंखुड़ी तोड़कर वो कहती है कि मैं इसे पसंद करती हूँ और दूसरी पंखुड़ी फेंकती है, तब कहती है कि नहीं मैं इसे पसंद नहीं करती। ऐसा करते करते उसने पूरा फूल तोड़ दिया था और लास्ट पंखुड़ी बच गई थी और जहाँ पर उसका यही कहना था कि वो उसको लाइक करती है। वहाँ पर वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। इसके बाद वो शर्म से उस जगह से निकल जाती है और गार्डन में चली जाती है और टहलना शुरू कर देती है। और तभी उसे वहाँ पर घूमते घूमते दो लोगों की आवाज सुनाई देती है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। हाँ वो सुनती है कि एक पर्सन बात कर रहा होता है कि अगर तुम मुझे मेरा राज दिलाने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपने आर्मी का जनरल कमांडर बना दूंगा। यहाँ पर वो लोग यहाँ पर बैठकर किसी को मारने का प्लान बना रहे थे। अगर इधर बैठकर एक बंदे को यहाँ पर थोड़ा डाउट हो रहा था जो कह रहा था कि ये जो हम कर रहे हैं ये सही होगा। इस पर वो दूसरा पर्सन कहता है कि ये बिल्कुल सही है और तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है, किसी को भी कानो कान कुछ भी खबर नहीं होगी, तुम टेंशन मत लो मेरे भाई, कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि हमने उसको मारा है। तुम मुझे खुद बताओ कि क्या तुम्हें अपने भाई की पोजीशन नहीं लेनी। तभी हम देखते हैं वो मोटू कहता है कि
वो तो मुझे चाहिए, मगर मैंने पहले भी काफी बार उसको मारने के लिए ट्राई किया है, लेकिन हर बार मैं नाकामयाब रहा हूँ। बाहर से हम देखते हैं साओ उसकी बात सुन रही थी और उसने उस मोटे आदमी को पहचान भी लिया था। हाँ, वो उसको देखकर कहती है कि ये तो जियाओ है, कमांडर है, वो भी हांजू आर्मी का। लेकिन साओ को वहाँ पर पता नहीं चल रहा था कि ये लोग किस चीज का प्लान बना रहे हैं, किस पर्सन को मारने का। इसके बाद वो सोचने लगती है कि मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, और अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैंने इनकी बातें सुनी है तो ये मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे यहीं पर ही मार डालेंगे। वो यहाँ से जाने ही वाली थी तो तभी हम देखते हैं वहाँ पर लैन आ जाता है, जो कहता है कि साओ तुम खिड़की के पास खड़ी होकर आखिरकार क्या कर रही हो। जहाँ साओ उसको चुप होने का इशारा देती है, मगर ऐसे चुप कर तुमने किसी की बातें सुनना अच्छा नहीं है और किसी की बातें सुनना अलाउ भी नहीं है, क्या तुम पागल हो कि किसी की बातें सुन रही हो। जहाँ साओ कहती है कि चुप करो बेवकूफ। कर तब तक काफी देर हो चुकी थी। अंदर बैठे उन दोनों पर्सन्स को ये समझ आ गया था कि उनकी बातें बाहर खड़ा कोई सुन रहा है। सुनकर वो दोनों अपने गार्ड्स को कहते हैं कि जाओ उनका पीछा करो और उन्हें मार डालो, उन्हें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ना, वरना हमारे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। अभी बहुत ज्यादा सैनिकों को देखकर वो दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। रास्ते में लैन साओ से पूछता है कि इतने सारा गुंडे हमारे पीछा क्यों कर रहे हैं, तुमने कुछ किया तो नहीं है। जहाँ साओ कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम वहाँ पर आकर अपना मुंह नहीं खोलते तो अब हम दोनों बच जाते, अब ये हमें नहीं छोड़ेंगे। और वो दोनों भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ पर दोनों तरफ से रास्ता बंद था। वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और कहते थे अब रास्ता बंद है, अब आगे हम कैसे जाएंगे। अगर उस टाइम तक तो वो बड़ा गेट भी बंद हो गया था जहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता था। इतने में ही हम देखते हैं कि वो सारे गुंडे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अभी लैन साओ से कहता है कि तुम उस गेट को खोलने की कोशिश करो, मैं इनको संभालता हूँ। इस पर साओ कहता है कि क्या तुम इतने सारे लोगों से अकेले लड़ पाओगे, इस बीच तुम्हारी मौत ना हो जाए। जहाँ हम लैन को देखते हैं जो कहता है कि साओ मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम बस देखते जाओ। और वैसे भी मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, क्योंकि अभी मुझे मिस पर्पल से मिलना है, क्योंकि उसने मुझे खाने पर इनवाइट किया है, मुझे वहाँ भी जाना है। तुम मेरी टेंशन करना बंद करो, तुम यहाँ से निकलने का कोई प्लान सोचो और यहाँ से निकल जाओ। हम देखते हैं लैन आगे बढ़ता है और उन गुंडों से कहता है कि बच्चों, अगर तुम लोगों ने मुझ पर अटैक करना है तो उससे पहले ये जान लो कि मेरे पास मार्शल आर्ट पावर के अलावा भी काफी ज्यादा पावर्स है। उसके बाद अगर तुमने उसके बावजूद भी मुझ पर अटैक किया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं चुन चुन कर मारूंगा, तुम सबसे अपना बदला लूंगा। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम लोगों ने मुझ पर अटैक करना है तो आ जाओ। इस पर हम उन गुंडों के लीडर को देखते हैं जो कहता है कि अगर हमने इसको यहाँ पर ऐसे जिंदा छोड़ दिया तो हमारा बॉस हमें नहीं छोड़ेगा, हमें किसी भी हालत में इसको यहाँ से जिंदा नहीं जाने देना चाहिए। इसको कहते ही वो गुंडा अपने 2 आदमियों को भेज देता है और कहता है कि इसको जाकर खत्म कर दो, इसको जिंदा नहीं छोड़ना। अगर लैन उन दोनों सिपाहियों को चुटकियों में बहुत अच्छे तरीके से मार देता है। वहाँ पर लैन की ताकत देखकर वो सारे गुंडे डर जाते हैं, इसलिए वो ये सब सोचते हैं कि अगर हम लोग एक एक कर आए तो ये हमें मार देगा, हमें इकट्ठे मिलकर इस पर अटैक कर देना चाहिए। जहाँ हम देखते हैं कि वो सारे गुंडे मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। अगर लैन अपने डंडे से उन दोनों का बैंड बचाने जाता था जो जो उसके पास आता 2-2 करके, मगर वो उन सबको ही इकट्ठा करके मारता जा रहा था। अगर वो लोग इकट्ठे होकर बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाले थे। जहाँ हम देखते हैं लैन अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और उनको कुत्तों की मौत मारता है। ये देखकर बाकी जितने भी गुंडे बचे थे वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, जल्दी यहाँ से भागो। तभी ये देखकर सभी गुंडे वहाँ से भागने लग जाते हैं। अगर लैन यहाँ पर भी खुश नहीं होता, वो कहता है कि अब तुम लोगों ने मुझे उकसा दिया है, अब तुम लोगों को मैं किसी भी सूरत नहीं छोड़ूंगा। वो उनके पीछे जाता है और एक एक को दौड़ा दौड़ा कर मारता है। ये सब देखकर साओ बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और कह रही थी कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। यहीं पर हम लैन को देखते हैं जिसकी पावर्स एक्टिवेट होने की वजह से वो उसकी तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि उसने इकट्ठी इतनी ज्यादा पावर को कभी भी यूज नहीं किया था। और यहीं पर हम देखते हैं कि लैन बेहोश हो जाता है। वहाँ पर ये गुंडे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लैन मर गया। जल्दी से ही वो एक गुंडा उसके पास आता है और देखता है और कहता है कि नहीं, ये मरा नहीं है, ये बेहोश है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी भी हमारे पास मौका है कि अगर हम इसे बेहोशी की हालत में मार देते हैं तो सही है, अगर ये होश में आ गया तो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। की बातें सुनकर साओ को गुस्सा आने लगता है, मगर वो सोचता है कि ये तो इतने सारे हैं, मैं इनसे लड़ नहीं सकती हूँ, मगर मैं यहाँ से भाग तो सकती हूँ। वहीं पर हम लैन को देखते हैं जो सासो की कमर पर आता है। लैन सासो को उठाता है और वहीं से भागने का सोच लेता है। अगर साओ लैन को उठा नहीं पा रहा होता क्योंकि लैन काफी ज्यादा भारी था। यहाँ साओ अपने हाथ को काटकर अपनी ब्लड एनर्जी को एक्टिवेट करता है, जिसके वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा पावर्स एब्जॉर्ब हो रही थी। वहीं पर वो कहता है कि ये हुई ना बात। जहाँ हम देखते हैं कि वह लैन को अपनी कमर पर उठाकर वहाँ से भागना शुरू कर
देता है और भागते भागते वो काफी दूर आ गया था। तभी उसे एक दीवार नजर आती है जिस पर एक छेद होता है। वो सोचती है कि ना इस छेद के अंदर में छिप जाऊं कि गुंडे हमें ढूंढ ना सके और वो यहाँ से निकल जाए। यहाँ पर साओ भी थक चुकी थी क्योंकि आज पहली बार उसने अपनी एनर्जी को कल्टीवेट किया था और अपनी एनर्जी को यूज किया था। तभी कुछ ही देर बाद वो गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो लोग कहीं भी नहीं मिल रहे। तभी वो लोग सोचते हैं कि कहीं इस दरार के अंदर तो ये लोग नहीं छुप गए। अभी हम देखते हैं कि उन लोगों को सब दूर से ही मिस्टर पर्पल देख रही होती है। तभी वो देखने लग जाती है कि अभी मिस्टर लैन और खतरे में है, मुझे किसी भी हालत में उनको बचाना होगा। तभी हम देखते हैं वो अपनी एनर्जी का यूज करके उधर 3 एरो फेंक देती है जिसकी वजह से उन गुंडों का ध्यान वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी उनका सारा ध्यान उस मिस पर्पल पर आ जाता है जहाँ वो मिस पर्पल से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम आखिर चाहती क्या हो जो तुम हमारे पास आई हो इनको बचाने। इस पर मिस पर्पल कहती है कि मेरी एक ही बात है और ये बात लास्ट है, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, उन दोनों को जाने दो यहाँ से। इसकी बात सुनकर वो गुंडों का लीडर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम अपने आप को आखिरकार समझती क्या हो लड़की, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने से हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और वो सब मिलकर वहाँ पर मिस पर्पल का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि आखिरकार एक लड़की हमारा क्या ही बिगाड़ सकती है। इनकी ये सब बातें सुनकर मिस पर्पल को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो कहती है कि अब तुम लोग को मैं नहीं छोड़ने वाली, बहुत हुई मेरी बर्दाश्त। वो अपनी स्पेशल पावर का यूज करके एक अटैक बना लेती है। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इसी अटैक में वो सारे गुंडे फंस गए थे और उन सारे गुंडों का हालत खराब होता जा रहा था उस अटैक में गोल गोल घूमने की वजह से, और वो सभी गुंडे वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि साओ लैन को अपनी पीठ पर बिठाकर भाग ही रही होती है और वो कहने लगती है कि अभी उन गुंडों की आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है कि उन लोगों ने हमारा पीछा करना बस कर दिया है। और वहीं पर हमें पर्पल को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है कि ये दोनों उनके मैटर में आखिरकार फंस कैसे गए। यहीं पर वो इन दोनों के बारे में चिंता करने लग जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि अभी ये बार बार ऐसे फंसते रहेंगे, मैं इनको कितना बचाऊंगी, अगर जितना हो सका मैं इन दोनों को प्रोटेक्ट करूंगी, खासकर लैन को। वहीं पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों अपने यार्ड पर वापस आ जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं जहां साओ को सपने में अपने पुराने समय को याद कर रहा होता है जहां पर वो एक प्रिंसेस थी और अपने महल पर रहती थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि जब प्रिंसेस लिया को वहां की राजगद्दी संभालने के लिए एक टेस्ट देना था, वो उस टेस्ट में फेल हो जाती है और उसके बाद हम कुछ और देख पाते उससे पहले ही होश में आ जाती है। और थोड़ी देर बाद हम लैन को देखते हैं जो भी होश में आ गया था और कहता है कि मेरे सर में बहुत दर्द था, शुक्र है कि मैं सो गया। वो अपने आप को घर में देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और कह रहा था कि मैं तो कल रात फाइट करते हुए उसी जगह पर बेहोश हो गया था, फिर मैं कैसे बच गया। और वहीं पर वो साओ को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर लाई हो। जहाँ साओ कहती है कि हाँ, क्या तुम पागल तो नहीं हो, तुम्हारे और मेरे अलावा वहाँ पर कौन था जो हमें बचाएगा, और आखिर तुम्हें कल हीरो बनने की जरूरत क्या थी, इतने सारे लोग थे, अगर तुम वहाँ पर मर जाते तो फिर मेरा क्या होता, मैं इधर क्या करता अकेला। साओ बहुत ज्यादा फिर से परेशान होने लग जाता है और लैन से पूछता है कि बस बाकी बातें अब छोड़ दो, मुझे बताओ कि तुम्हारी चोट कैसी है और तुम अब घायल तो नहीं होना। हाँ, लैन कहता है कि मेरी चोट अब ठीक हो रही है, अब मुझे पता है कि कुछ ही दिन में मैं वापस से एक्टिव हो जाऊंगा और अपनी एनर्जी को फिर से बहुत अच्छी तरीके से यूज करना शुरू कर दूंगा, मैं उसकी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, लोग कहीं घूमने चलते हैं। तभी हम देखते हैं वहीं पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें लैन और साओ को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के बाहर एक बेम्बो फॉरेस्ट में टहलने के लिए निकल गए थे। हाँ, साओ लैन को कहता है कि कल रात हम तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे। हाँ, लैन कहता है कि क्या मेरी वजह से, अब ऐसा भी क्या कर दिया था मैंने तो खाली तुम्हें आवाज लगाई थी कि वहाँ पर किसी की बातें मत सुनो। पर साओ कहती है कि मैं उनकी बातें नहीं सुन रही थी, मेरा ध्यान अचानक से उनकी आवाज पर गया जहाँ वो लोग किसी को मारने का सोच रहे थे, तो इसीलिए मैं उनकी बातों को सुनने लग गई। उनमें से तो एक बंदा फर्स्ट आर्मी का कमांडर था, मैंने तो वहाँ पर ये सुना है कि वो अपनी भाई की पोजीशन लेने के लिए अपने भाई को ही मारना चाहता है, और अब बेवजह हम उनके मैटर में फंस चुके हैं, उन लोगों ने हमारा चेहरा भी देख लिया है, अब हमें किसी तरीके से भी अपने आप को बचाना होगा वरना वो लोग हमें मार देंगे। इसके बाद हम देखते हैं लैन साओ से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कल देखा होगा मुझे, मैंने किस तरीके से फाइट की थी उन लोगों के साथ और उन लोगों को कैसे मारा था, और मुझे तो गुंडों से लड़कर मेरी प्रैक्टिस हुई है, मुझे उनसे लड़कर बहुत ज्यादा मजा आया है। साओ कहता है कि बस ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत करो और अपने को इतना शोखे मत बनाओ कि तुम हर किसी के साथ जाकर अब फाइट करना शुरू कर दो, अब अपनी में रहो। वहीं पर लैन कहता
कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बिग ब्रदर साथ है तो तुम किस चीज की चिंता करती हो, चलो अभी मुझे मिस पर्पल से मिलना है। जहाँ वो मिस पर्पल से मिलने के लिए निकल जाता है और उसके घर के सामने आकर दरवाजे को नॉक करना शुरू कर देता है। तभी कुछ ही देर बाद उसकी सर्वेंट वहाँ पर दरवाजा खोलती है। तो तभी वहाँ पर लैन उस सर्वेंट से पूछता है कि क्या मिस पर्पल अभी घर पर है। जहाँ वो सर्वेंट उससे कहती है कि हाँ वो अंदर ही है, आप लोग अंदर आ जाएं। अंदर जाते ही वो उन दोनों मिस पर्पल का गार्डन देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और चौंक जाते हैं कि वो गार्डन बहुत ही ज्यादा सुंदर था और बहुत ज्यादा बड़ा था और शाइनी गार्डन था। तभी फिर वो हम देखते हैं कि वो दोनों अंदर जाकर मिस पर्पल से मिलते हैं। हाँ मिस पर्पल उन दोनों को वेलकम करती है। वहाँ पर हम लैन को देखते हैं जो मिस पर्पल से माफी मांग रहा होता है और कहता है कि कल रात की वजह से आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे माफ कर दें कि मैं आपके कल रात के डिनर पर नहीं आ सका। आपने मुझे इतनी अच्छे तरीके से बुलाया था और इनवाइट किया था। इस पर मिस पर्पल कहती है कि नहीं अब ऐसी भी कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया है। इसके बाद वो लैन से साओ के बारे में पूछने लग जाती है कि ये कौन है। हाँ साओ उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मेरा नाम साओ है और मैं लैन का छोटा भाई हूँ। वैसे हम दोनों सगे भाई तो नहीं मगर ये मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह रखता है। इस पर हम मिस पर्पल को देखते हैं जो बहुत खुश होती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो अपने सर्वेंट को ऑर्डर देती है और कहती है कि जल्दी से एक अच्छी सी चाय बना कर ले आओ। जहाँ हम देखते हैं कि वो सर्वेंट इन तीनों के लिए चाय बना कर ले आती है। हाँ हम देखते हैं कि मिस पर्पल कहती है कि तुम्हें इस चाय का टेस्ट थोड़ा अलग लगेगा कि इस चाय की पत्तियां मेरे गार्डन में उगती हैं। उसी टाइम हम देखते हैं थोड़ी देर बाद चाय बन जाती है जहाँ मिस पर्पल उनको चाय निकाल कर देती है सबको कप्स में। इस पर साओ कहती है कि मिस प्लीज थोड़ा रुक जाए, आपके पास कोई लकड़ी का कप नहीं है। जिसे देखकर मिस पर्पल कहती है कि क्यों। तभी हम लैन को देखते हैं जो साओ से पूछता है कि तुम कब से लकड़ी के कप में चाय पीने लग गए, तुम पागल तो नहीं हो, यहाँ पर ऐसी पागलों वाली हरकतें मत करो फिर मैं तुम्हें बाद में बहुत मारूंगा। तभी हम मिस पर्पल को देखते हैं जो कहती है कि अब तुम दोनों बंद करो लड़ना, मेरे पास वो लकड़ी वाले भी कप हैं, तुम्हें जिसमें पीना है तुम पी लो। तभी वो अपने सर्वेंट को ऑर्डर देती है और कहती है कि उन लकड़ी वाले कप्स को ले आओ। जहाँ हम देखते हैं उसकी सर्वेंट वो लकड़ी वाले कप ले आती है। हाँ वो मिस पर्पल साओ के लिए लकड़ी वाले कप में चाय निकाल लेती है। तभी साओ लकड़ी वाले कप को थोड़ा गौर से देखता है और फिर कहता है कि इस कप में तो इस चाय में तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। कुछ ही समय बाद उसको उस चाय में ड्रैगन दिखना शुरू हो जाता है। तभी साओ उनको एक्सप्लेन करने लग जाता है और कहता है कि जब भी मेरे विलेज में मौसम बदलता था तो हम लोग इस लकड़ी वाले कप में चाय पीते थे क्योंकि उस टाइम सफर के दौरान हमारे पास कोई भी अच्छा कप नहीं होता था और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मिस पर्पल आपके पास ये कप्स होंगे। पर मिस पर्पल कहती है कि हाँ मुझे ये मेरी क्लैन की तरफ से मिले थे। इसके बाद साओ उन्हें और भी अपनी कहानियाँ सुनाने लग जाता है। इस पर लैन और वो मिस पर्पल उनकी कहानियाँ सुन के बहुत पक जाते हैं। जहाँ लैन कहता है कि साओ अब बस भी करो, तुम्हारी कहानियाँ सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। जहाँ हम देखते हैं लैन साओ से कहने लगता है कि मैंने सुना था कि सिर्फ लड़कियाँ ही इतनी बातें करती हैं, मुझे क्या पता था कि लड़के भी इतनी ज्यादा बातें करने लग जाते हैं। तब लैन कहता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें इतनी कहानियाँ कौन बताता है, जो भी बताता है बस अब उसको भूल जाओ और अब बस इधर चुप करके बैठ जाओ, और भी बातें करने को है, यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी कहानियाँ सुनने नहीं आए हम। ये कहकर लैन मिस पर्पल से पूछता है कि आप हमारे साथ उस हंट टावर में हिस्सा लेंगी हमारे साथ मिलकर। इस पर हम मिस पर्पल को देखते हैं जो कहती है कि हाँ मैंने उसके बारे में भी सुना है, मैंने उस ट्रेजर के बारे में ये भी सुना है कि वहाँ पर बहुत सारे रेयर ट्रेजर भी हैं अगर उनको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो फेक ट्रेजर्स हैं। और मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकी तो कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी, वैसे भी ट्राई करने में क्या हर्ज है। तभी हम वहाँ पर साओ को देखते हैं जो कुछ सोच ही रहा होता है। कभी थोड़ी देर सोचने के बाद वो साओ मिस्टर पर्पल से कहता है कि आप और लैन कुछ दिन पहले ही तो मिले हो और आप दोनों इतने ज्यादा अटैच हो गए हो, और आप तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो ना मिस, और लैन तो जंगलों और पहाड़ों से बिलोंग करता है, और आप इसके साथ कैसे एडजस्ट कर रही हैं, और उसकी अब कोई फैमिली भी तो नहीं है, आप उसके साथ कैसे एडजस्ट कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मिस। उसके जवाब में हम देखते हैं मिस पर्पल कहती है कि मैं इससे दोस्ती करने से पहले ना इसके बैकग्राउंड को देखा था और ना ही इसके फैमिली को। मेरा दोस्त बनने के लिए सामने वाले पर्सन का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए और मेरे साथ बात करने का अंदाज, सामने वाले पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो मुझसे अच्छे तरीके से बात कर सके और उसकी पर्सनैलिटी में कोई ऐसी चीजें ना हो जो मुझे पसंद ना आए। और लैन की पर्सनैलिटी और उसके बात करने का अंदाज सब ही मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। पर हम देखते हैं साओ कहता है कि ठीक है मिस। तभी लैन कहता है कि बस करो अब। तभी हम लैन को देखते हैं जो साओ को इशारा करके कुछ कहने के लिए कहता है। तभी साओ
साओ कहता है मिस पर्पल मेरी बात सुने, मुझे कुछ कहना है। कल आपको हमसे नदी के पास मिलना है, वहीं से हम उस टावर पर भी जाएंगे। ये कहकर हम देखते हैं कि लैन और साओ वहाँ से निकल जाते हैं बाहर और कहते हैं कि ठीक है अभी हम चलते हैं। बाहर निकलते ही हम देखते हैं लैन बहुत गुस्से में होता है। वो साओ का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि छोटे बंदर तुम्हें क्या है, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे थे और मुझे लगता है कि तुम मेरी खुशी में खुश नहीं हो रहे हो। इस पर साओ कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। इस पर लैन कहता है कि अभी तुम अंदर मेरी बेइज्जती कर रहे थे, मुझे जंगली कह रहे थे, मुझे पहाड़ों से आया हुआ कह रहे थे, तुमने ये भी कहा कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है और मेरी फैमिली भी इतनी खास नहीं है और मिस पर्पल मेरे से कैसे फ्रेंडशिप कर रही है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई या तुम्हें कुछ मार खाने का दिल कर रहा है मेरे से। वहीं पर साओ कहता है कि बुरा नहीं मानो लैन, मैं वहाँ पर मिस पर्पल का रिएक्शन जानना चाहता था और उसको परख रहा था कहीं वो तुमसे दोस्ती तोड़ ना दे, कहीं वो गोल्ड डिगर तो नहीं। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उसका रिस्पॉन्स अच्छा होगा, वो कुछ नहीं कहेगी और एज एक्सपेक्टेड बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन दिया मिस ने। ये सब सुनकर हम लैन को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि देखो पगले, मैंने पहले ही कहा था वो मेरे प्यार में गिर चुकी है। तभी वो साओ से भी माफी मांगता है और कहता है कि तुमने मेरा भला चाहा, मैं ही बेवकूफ तुम पर चिल्ला रहा हूँ, मुझे माफ कर देना मेरे भाई। पर साओ कहता है कि कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और बेम्बी फॉरेस्ट के पास पहुंच जाते हैं जहाँ लैन से कहता है कि तुम तो अब बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो। जहाँ हम देखते हैं लैन साओ से कहता है कि मुझे ये बताओ कि मैं कैसा दिखता हूँ। साओ कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, अब आखिर तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो मुझसे, तुम्हें अभी भी डाउट है कि मिस पर्पल तुम्हें मना कर देगी। मैं इतना पर श्योर हूँ कि वो तुम्हें कभी भी मना नहीं करेगी, वो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पसंद करती है, मेरा तो यही ख्याल है। अगर यहाँ पर लैन कहता है कि मुझे पता है कि वो बहुत अच्छी है, वो मुझे मना नहीं करेंगी, फिर भी मुझे एक शक है कि ये बातें हम देखते हैं मिस पर्पल ऊपर बैठकर सुन रही होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर साओ और लैन नदी के किनारे पर बैठकर मिस पर्पल का वेट कर रहे थे। काफी देर गुजरने के बाद हम देखते हैं मिस पर्पल उस नदी के किनारे पर पहुंच जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है वो उन दोनों से माफी मांगती है और कहती है कि मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं लेट हो गई, मुझे फीवर हो गया था और मुझे रात को सोने में थोड़ी देरी हो गई थी, इसलिए मैं सुबह लेट उठी हूँ और यहाँ पर आने में मुझे लेट हो गया। लैन कहता है कि नहीं, तुम यहाँ आई हमारे लिए ये एक गर्व की बात है। वहीं पर ही लैन कहता है कि तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं आता हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं लैन साओ को कह कर जाता है कि तुम इससे दूर रहना, मुझे पता है कि तुम काफी चिढ़ हो रहे हो। तभी हम वहाँ पर देखते हैं साओ और मिस पर्पल वहाँ पर नदी के किनारे खड़े होकर बातें करना शुरू कर देते हैं और उस टावर के बारे में बात कर रहे थे और कहते हैं कि वो ट्रेजर हम ढूंढ कर ही रहेंगे। और बात करते करते वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और तभी हम देखते हैं पीछे लैन आ गया था। वो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो जैसे ही वहाँ पर आता है वो तुरंत आकर उन दोनों का हाथ छुड़ाता है और कहता है कि मिस पर्पल आप जाकर उस गाड़ी में बैठ जाए। जहाँ हम देखते हैं कि वो साओ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि अगली बार तुम्हें मुझे अगर इस मिस पर्पल के पास मैंने तुम्हें देख लिया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये तुम्हारा लास्ट चांस था। इधर हम देखते हैं कि मिस पर्पल वहाँ पर उस गाड़ी पर चढ़ ही रही होती है। तभी इस गाड़ी पर बंदा एक लामा उस दूर में खड़ी फीमेल लामा को देखकर उसकी ओर भागने लग जाता है। जैसे ही वो लामा उस फीमेल लामा को देखकर उसकी ओर भागने लगता है, मिस पर्पल वहीं पर गिरने ही वाली होती है। जहाँ हम लैन को देखते हैं जो आ जाता है और मिस पर्पल को अपने हाथ से पकड़ लेता है और थोड़ी ही देर बाद वो लामा दोबारा से वापस आकर उस घोड़ा गाड़ी के साथ खड़ा हो जाता है। मगर इस बार तो उस घोड़ा गाड़ी की कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो चलने के काबिल नहीं रही थी। अगर लैन वहाँ पर कहता है कि नहीं अब भी हम इस गाड़ी पर बैठकर जा सकते हैं, ये गाड़ी इतनी भी खराब नहीं हुई है। हम साओ को देखते हैं जो कहता है कि ठीक है और लैन और साओ और वहाँ पर मिस पर्पल तीनों उस घोड़ा गाड़ी की ओर चलने लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि लैन उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है जहाँ साओ और मिस पर्पल पीछे बैठी होती हैं। अगर रास्ते में दोबारा से उस लामा को फिर से फीमेल लामा नजर आ जाती है जिसकी वजह से वो दोबारा वहीं पर अट्रैक्ट हो रहा था, वो फिर से पगलाकर उसकी तरफ स्पीड से भागने लग जाता है। इससे वो गाड़ी पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। अभी हमें लग रहा था कि ये सब लोग अभी नीचे गिर जाएंगे। दोस्तों वहाँ पर होता ही बिल्कुल ऐसा है। थोड़ी ही देर के बाद वो गाड़ी उनसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और सब ही निकल कर बाहर गिर जाते हैं। इस गिरने की वजह से इन तीनों को यहाँ पर अच्छी खासी चोट आ गई थी। हम साओ को देखते हैं जो कहता है कि मुझे मेरे हाथ में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, उसके हाथ में एक गहरी चोट लग गई थी यहाँ पर। वहीं पर लैन कहता है कि तुम खुद सोचो, तुम्हारा तो हाथ दुख रहा है, तुम पीछे बैठे थे इतने आराम से और मैं तो इस गाड़ी को चला रहा था, तुम सोचो मेरा क्या क्या दुख रहा होगा। तुम दोनों मेरे ऊपर ही आकर गिरे थे और अभी भी
तुम दोनों मेरे हाथों पर गिरे हुए हो। इसके बाद हम लेन को देखते हैं जो खुद भी खड़ा होता है और मिस पर्पल को भी खड़ा करता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो मिस पर्पल। जहाँ मिस पर्पल कहती है कि हाँ मैं अब ठीक हूँ, और वहीं पर कहता है कि मिस पर्पल आज का दिन हमारे लिए अच्छा नहीं है, आज का दिन हमारे लिए बहुत बुरा है, मुझे नहीं लगता कि हमें उस ट्रेजर टावर पर आज जाना चाहिए, किसी और दिन हम वहाँ चले जाएंगे। और उसी वक्त बीच में साओ आ जाता है और कहता है कि वो सब तो ठीक है, तुम सबकी बातें ठीक है, मगर मेरा इस वक्त दिल कर रहा है कि मैं इस गाड़ी में और घूमूं और झूले खाऊं। हाँ, लेन कहता है कि तुम्हें अभी दिखा नहीं हमारे साथ क्या हुआ और अब हम कैसे गिरे हैं, तुम्हें दोबारा से गिरने का कीड़ा क्यों हो रहा है, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, मुझसे अभी इस तरह की बातें नहीं करो साओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। वैसे भी ये गाड़ी अब टूट चुकी है, अब हम इसमें नहीं जा सकते। जहाँ हम साओ को देखते हैं जो ज्यादा उदास हो जाता है और वहाँ पर नाराज होकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे फिर से डांटा। और वहीं पर मिस पर्पल कहने लग जाती है कि इसे ऐसे नहीं डांटो, ये अभी छोटा बच्चा है, तुम इसे क्यों इतना डांट रहे हो। अगर साओ चाहता है कि उसे एक गाड़ी में घूमना है तो हम अभी भी इस गाड़ी पर बैठ सकते हैं। यहाँ पर मिस पर्पल की बात सुनकर लेन का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है और कहता है कि ये कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं दोनों। वहीं पर ही वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आज तक लड़कियों के दिमाग को कोई नहीं समझ पाया है, मैं क्या समझूंगा। तभी वो कहता है कि अब मुझे बहस नहीं करनी चाहिए, अब मैं इनकी बात मान लेता हूँ। जहाँ वो कहता है कि ठीक है चलो, तभी हम देखते हैं वो दोबारा से उसी गाड़ी पर सवार होकर वापस से निकल पड़ते हैं अपने सफर के लिए। थोड़ी और दूर जाने के बाद इस लामा को फिर से एक फीमेल लामा नजर आती है, जिसे देखकर लेन और ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि गई भैंस पानी में, अब हम फिर से गिरने वाले हैं। इसलिए उसे पता होता है कि अब हम गिरने वाले हैं। तभी वो गाड़ी से उतरता है और उस लामा को अपने कंट्रोल में ले आता है। तभी वो उन दोनों से कहता है कि साओ और मिस पर्पल जल्दी करो, इस गाड़ी से उतर जाओ। लेकिन इससे पहले कि वो उस गाड़ी से उतरते या कुछ पाते तो इस वक्त तक तो काफी देर हो चुकी थी और वो लामा वहाँ से भाग चुका था। इसलिए वो दोनों वापस हवा में उड़ गए थे। यहाँ पर हम लेन को देखते हैं जो नीचे आता है और एक सोच में पड़ जाता है कि अभी ये दोनों ही गिरने वाले हैं, मुझे इन दोनों में से किसे पकड़ना चाहिए। वो इस मुश्किल डिसीजन में पड़ गया था कि अब मैं किसको पकड़ूं। लेकिन दोस्तों इसका ये डिसीजन हमें यहाँ पर नहीं दिखाया जाता और यहाँ पर हमारा सीन चेंज हो जाता है। हाँ, लेन और साओ साओ अपने घर आ चुके थे। लेन अपने घर में आकर काफी ज्यादा उदास था। हम देखते हैं साओ उसको देखकर वो भी परेशान हो गया था और कहता है कि ये क्यों इतना ज्यादा परेशान है। हाँ, साओ लेन से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम इतना परेशान क्यों हो। जहाँ लेन कहता है कि सारे प्लान पर पानी फिर गया, मेरा सारा प्लान चौपड़ हो गया, मैंने अपना सारा प्लान मिस पर्पल को इम्प्रेस करने के लिए किया था और मेरा सारा प्लान मुझ पर ही भारी पड़ गया, उल्टा वो ही अब इम्प्रेस कभी भी नहीं होगी, क्योंकि जो मैंने बेवकूफों वाली हरकत की है, मैं एक लामा को अपने कंट्रोल में नहीं ला सका। यहाँ पर हम देखते हैं लेन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, अपने आप को कोसने लग जाता है कि आज मेरी वजह से मिस को इतनी ज्यादा चोट लगी, अगर मैं आज उसको लामा को कंट्रोल में रख लेता तो मिस पर्पल इतनी ज्यादा घायल नहीं होती, पता नहीं वो मुझसे बात भी करेंगी या नहीं। या तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उसके दिमाग में एक घंटी बज जाती है। तभी वो अपने हाथ के पास से एक गुलदस्ता निकालता है और कहता है कि अब तुम देखो साओ, मैं मिस पर्पल को कैसे इम्प्रेस कर दूंगा, ये फूल प्यारे प्यारे, मैं उसको देखकर सॉरी कर लूंगा। कहते ही हम देखते हैं लेन बाहर निकल जाता है घर से। लेकिन तभी जैसे ही वो बाहर निकलता है हम देखते हैं वहाँ पर मौसम बदल जाता है और तभी उस पर एक बिजली करती है। इससे लेन की हालत और उसके फूलों की हालत, दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो फिर से कहने लगता है फिर से भैंस गई पानी में और अब मेरे पास एक और प्लान है, अगर ये प्लान भी फेल हो गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वो कहता है कि मेरा प्लान ये है कि मैं मिस पर्पल के लिए एक बहुत टेस्टी चाय बना कर ले जाता हूँ। वहीं पर हम देखते हैं वो चाय की प्याली को लेकर बाहर की तरफ निकल ही रहा होता है और दोबारा से उसका पैर बाहर दरवाजे से अटक जाता है और उसकी चाय सारी गिर जाती है और वो खुद भी गिर जाता है। ये सब साओ साओ देखकर बहुत ज्यादा हंस रहा था और एंजॉय कर रहा था। और वहीं पर हम देखते हैं कि साओ लेन से कहता है कि मैं तो क्या गॉड भी यही चाहता है कि तुम आज बल से ना मिलो, इसीलिए गॉड सारे प्लान तुम्हारे फेल करता जा रहा है। और मेरी सलाह इस पर यह है कि तुम चुपचाप घर में बैठ जाओ और हार मान जाओ। जिसमें हम लेन को देखते हैं जो कहता है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया पागल, मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तभी वो कहता है कि साओ साओ मेरे पास एक अलग प्लान है, तुम क्या इसमें मेरा साथ दोगे। जहाँ हम साओ को देखते हैं जो कहता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। जहाँ हम लेन को देखते हैं जो कहता है कि अब मेरा प्लान ये है कि मैं मिस पर्पल के लिए एक बहुत टेस्टी सूप लेकर जाऊंगा। जैसे ही वो उस सूप को लेकर बाहर निकलता है दरवाजे से और फिर से वहाँ पर मौसम खराब हो जाता है और फिर से उधर बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से लेन का ये वाला प्लान भी फेल हो जाता है। जिसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ साओ और लेन चांद को बैठकर देख रहे होते हैं। यहाँ पर लेन काफी ज्यादा उदास था
क्योंकि आज उसके सारे प्लान फेल जो हो चुके थे। तभी वहाँ पर वो छत का टुकड़ा गिर जाता है जहाँ लैन बैठा होता है और हम देखते हैं लैन बहुत जोर से जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर साओ कहता है कि ख्याल से कहीं तुम घायल ना हो जाओ। जहाँ हम लैन को देखते हैं जो कहता है कि मेरे साथ आज ऐसा ही हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि मुझे अब जिंदा रहना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लैन काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया था, वो खुद को फांसी लगाने के लिए अपने आप को फंदे में फंसा रहा था। जहाँ हम देखते हैं कि हाउस कहता है कि ऐसा मत करो, जहाँ लैन कहता है कि साओ मेरे भाई मुझे मत रोकना, आज मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ, मेरे पास सिर्फ बैड लक है और कुछ भी नहीं। जिसकी जवाब में साओ कहता है कि जैसा तुमने सोच लिया, अब जो तुम करो मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। उसे पता था कि ये लैन खाली शोखिया मार रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मगर हम वहाँ पर लैन को देखते हैं जो काफी डिप्रेस था। तभी लैन कहता है कि मुझे एक बात बताओ साओ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जहाँ साओ कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर इस सुसाइड करने में नहीं, मिस पर्पल को पटाने में। और तुम ये जानना चाहते हो कि वो मैं कैसे करने वाला हूँ, तो तुम्हें कल तक का इंतजार करना है और फिर देखना है कि मेरा प्लान क्या था और मैंने कैसे मिस पर्पल को तुम्हारे लिए पटाया। तुम्हें जाकर मिस पर्पल से मिलना है और बाकी का सारा काम मुझ पर छोड़ देना। जहाँ हम देखते हैं जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें सुबह का समय दिखाया जाता है जहाँ पर मिस पर्पल से मिलने गया होता है और वो दोनों एक बाग में टहल रहे होते हैं। वो उस बाग के पास टहल ही रहे होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी आता है जो थोड़ा मिस्टीरियस लग रहा था। वो कहता है कि ये इलाका मेरा है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे इलाके में घूमने के लिए और मेरे बाग के बाहर चक्कर लगाने की। और वहीं पर वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है कि अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं मिस पर्पल वहाँ पर डर कर लैन के पीछे छुप जाती है, जहाँ लैन बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम होते कौन हो हमें यहाँ से निकालने वाले। तभी वहाँ पर एक और गुंडा आ जाता है। जैसे ही वो आता है वो उस मिस्टीरियस पर्सन को एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो मिस्टीरियस पर्सन उड़कर गिर जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि ये वही गुंडे थे जो परसों वाली रात को लैन साओ का पीछा कर रहे थे। और तभी उनका लीडर भी आगे आ जाता है और लैन से कहता है कि हम तुम्हें काफी दिनों से ढूंढ रहे थे, आखिरकार तुम हमें मिल गए। हाँ, लैन कहता है कि आखिरकार तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे और मुझे तुम लोगों से क्या काम, ना मेरा तुमसे कोई काम है ना तुम्हारा, तो फिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? इस पर वो गुंडा बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा तुमसे क्या काम है। जिस पर हम देखते हैं वो गुंडा लैन की ओर अटैक अपना कर देता है और वहीं पर ही लैन उसके अटैक को डॉज कर उसको एक किक मार देता है। और वहीं पर लैन मिस पर्पल से कहता है कि तुम्हें इन गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी बात की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर वो गुंडा भी वापस से उठ जाता है। जहाँ हम मिस पर्पल को देखते हैं जो लैन से कहती है कि मुझे ये बताओ कि ये सब लोग कौन है और ये तुम लोग के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, तुम लोगों को क्यों मारना चाहते हैं? और तभी वो गुंडा आता है और कहता है कि इसका जवाब तो ये लैन तुम्हें खुद ही दे देगा, जब हम इसे मार देंगे तो वो खुद ही तुम्हें बता देगा कि ये कौन था और इसने क्या किया है। ये कहकर वो लैन की ओर बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ लैन कहता है कि मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है और तुम इतने सारे हो, मुझ पर अकेले रश कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर गुंडों के पास वो छोटे छोटे बॉल गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर वो सारे गुंडे बहुत हैरान होने लगते हैं। वहीं पर ही एक गुंडा उन बॉल्स को उठाकर हाथ में देखने लग जाता है और वो सारे बम वहीं पर फट जाते हैं। हमें पता चलता है कि ये सब वहाँ पर साओ ने किया है। ये सारे कलर बम साओ दूर से फेंक रहा था। वहाँ पर बहुत सारे कलर बम्स पड़ने की वजह से उन गुंडों को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और वहाँ से हम लैन और मिस पर्पल को देखते हैं जो भाग निकलते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों वहाँ से भाग कर निकल जाते हैं, लैन और साओ। और वहाँ पर जो मिस पर्पल थी वो लैन के कंधों पर थी। कुछ देर आगे जाने के बाद हम मिस पर्पल को देखते हैं जो साओ को थैंक्स कहती है और फिर उसके करीब जाने लगती है और उससे कहने लगती है कि अगर तुम यहाँ नहीं आए होते तो हम दोनों यहीं पर ही मारे जाते। कहकर वो उसके करीब होने लग जाती है। इसे वहाँ पर लैन भी देख रहा था जो काफी ज्यादा जेलस हो रहा था और गुस्से में आ रहा था। और वहीं पर साओ कहता है कि मैंने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया, सारा काम तो लैन ने किया, तुम्हें वहाँ से भगा कर भी लैन आया है। इस पर मिस पर्पल कहती है हाँ लैन भागने में काफी ज्यादा माहिर है। तभी लैन को उधर और गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि ये लोग अब मुझे इनडायरेक्टली एक भगोड़ा कह रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लैन और साओ घर पर बैठे होते हैं, जहाँ लैन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है साओ के ऊपर। उससे कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं एक गद्दार हो, तुमने ही उन गुंडों को भेजा था ना मुझ पर अटैक करवाने के लिए, जैसा तुम्हारा प्लान था कि तुमने मिस पर्पल को इम्प्रेस करना है और तुमने ही उससे शादी करनी है, तो और तुम अपने प्लान में भी कामयाब हो गए हो ना, अब जाओ वो तुमसे इम्प्रेस हो गई है, जाओ कर लो उससे शादी। यहाँ पर हम देखते हैं लैन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। जिस पर साओ कहता है कि मैं उसके पास नहीं आया था, वो मेरे पास खुद आई थी। इस पर हम लैन को देखते हैं जो कहता है कि तुम उससे
दूर ही रहो साओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर इसके बाद तुम उसके पास भी गए। जिस पर हम साओ को देखते हैं जो कहने लगता है कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। तभी हम साओ को देखते हैं जो मन ही मन में सोचने लगता है कि मैं तो एक लड़की हूँ, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया कि मैं उसके पास जाऊंगी और उससे शादी करूंगी। और यहीं पर हम लैन को देखते हैं जो काफी ज्यादा उदास हो चुका था और कहने लगता है कि मेरे सारे प्लान फेल होते जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तुमने आज खुद देख लिया कि मिस पर्पल ने मुझसे कैसे बात की। यहाँ पर लैन और ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि मेरा अब सपना उससे शादी करने का सपना ही रह जाएगा, ये कभी पूरा नहीं होगा। इस पर साओ कहता है कि तुम इतना ज्यादा परेशान मत हो, मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और ये भी मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जब उससे अच्छे से बात करोगे वो तुमसे एक ना एक दिन जरूर इम्प्रेस हो जाएगी। अगर तुम्हें इसमें मेरी मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हर पल तैयार हूँ। तुम्हें खुद पता है मेरे भाई लैन, और ये मैं खुद सोच और ना जान पूछ कर नहीं कर रहा कि वो मुझसे इम्प्रेस हो। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी हो जाए। इस पर हम लैन को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी किसी भी मदद की जरूरत नहीं, तुम बस मिस लैन से दूर रहो और मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। वहीं पर ही हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लैन मिस पर्पल से मिलने आया होता है। तभी हम लैन को देखते हैं जो साओ के पास आता है और उसे कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, कहीं कुछ खाने पीने चले जाओ और यहाँ पर तब तक नहीं आना जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं। इस पर साओ कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा रहा, ना मुझे भूख है ना मैं कुछ करूंगा यहाँ पर, और तुम्हें क्या दिक्कत है कि अगर यहाँ पर मैं थोड़ी देर और रुक जाऊँ तो। जिस पर फिर लैन उसके वो कहता है कि चलो मेरे साथ चलो। तभी हम देखते हैं वो उसके साथ तो जाता है, मगर कुछ ही देर बाद साओ को कुछ याद आ जाता है। वो लैन के हाथ से वो पैसों की बोतली को लेकर वहाँ से निकल जाता है और तभी हम देखते हैं वहाँ पर लैन और मिस पर्पल अकेले थे। उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बातचीत चल रही होती है, जहाँ मिस पर्पल कहती है कि लैन तुम्हें पता है क्या मेरा फेवरेट फ्लावर लोटस है। फिर वो लैन को कहती है कि लैन क्या तुम मेरे लिए तालाब से वो लोटस का फूल निकाल कर लेकर आ सकते हो। जहाँ लैन कहता है कि मिस पर्पल जी मैं तुम्हारे लिए निकाल कर लेकर आ सकता हूँ, ऐसी भी अब बात नहीं कि मैं इतना भी नहीं करूँगा आपके लिए। और वहीं पर ही हमें साओ को दिखाया जाता है जो नदी के पास बैठी होती है और काफी ज्यादा उदास होती है और सोचने लगती है कि मैं तो उसकी मदद करना चाहती थी, मगर वो हमेशा ही उस मिस पर्पल के पीछे पड़ा रहता है और उसे कब मेरी चिंता होगी कि मैं उसके लिए कितनी हेल्प करती हूँ और उसकी रक्षा का कितना ख्याल रखती हूँ, मगर उसको ये बात कब रियलाइज होगी। काफी देर वहाँ पर ये चीजें सोचने के बाद वो फिर से लैन की ओर चलने लग जाता है और जहाँ वो जाता है कि लैन और वहाँ पर मिस पर्पल होती ही नहीं है। उनको देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि ये दोनों कहाँ गए। तभी वो मिस पर्पल के पैलेस में आ जाता है और मिस पर्पल से पूछता है कि लैन कहाँ पर है। जहाँ मिस पर्पल उसे बता दिए कि लैन मेरे लिए एक लोटस का फ्लावर ढूंढने गया है। तभी हमें वहाँ पर लैन को दिखाया जाता है जो एक बोट में सवार नदी के बीच में जा रहा होता है और वो बोट ज्यादा हिल रही होती है। जहाँ वो बोटमैन ने अभी तक लैन को नहीं पहचाना था क्योंकि लैन ने पहली दफा भी बोट पे चढ़ने के बाद इसको पैसे नहीं दिए थे। अगर थोड़ी देर ही बाद लैन को वो बोट वाला पहचान लेता है और कहता है कि जल्दी से मुझे पैसे दो या मेरी बोट से उतर जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के मार के यहीं पर बीच पानी में फेंक दूंगा। लैन उसको कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं, प्लीज मेरी मदद करो। वो उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है मगर बोट वाला उसे उस बीच समंदर में फेंक देता है। वहाँ पर लैन तैरने लग जाता है और तैर कर नदी से किसी भी तरीके से बाहर आ जाता है। वहाँ पर वो काफी ज्यादा निराश हो गया था और कहता है कि मुझे नहीं मिला वो लोटस का फ्लावर। तभी हम देखते हैं वहीं पर मिस पर्पल और साओ भी आ जाते हैं जहाँ वो उन दोनों से कहता है कि मुझे लोटस का फ्लावर तो नहीं मिला मगर मुझे यहाँ पर एक चीज मिली है। तभी वो उस चीज को निकालता है और उन दोनों को दिखाता है। उस चीज को देखते ही साओ उसको अपने हाथ में ले लेता है और वहीं पर छुपा देता है और कहता है कि ऐसे मैं रख सकता हूँ, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक हवा का बहुत तेज झोंका आता है जिससे मिस पर्पल का दुपट्टा वहीं पर उतर जाता है। और यहीं पर लैन देखता है कि ये मौका अच्छा है कि मैं मिस पर्पल की मदद करूँ, इसीलिए वो उस दुपट्टे के पीछे भागना शुरू कर देता है। लैन बहुत कोशिश करता है उस दुपट्टे को पकड़ने की मगर नहीं पकड़ पाता। जब हम देखते हैं साओ वहाँ पर उस दुपट्टे को पकड़ने के लिए जाता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो जैसे ही उस दुपट्टे को पकड़कर नीचे उतरता है और उसके पैर में वहीं पर ही एक जोर से लगता है और वहीं पर ही उसके पैर पर मोच आ जाती है। तभी हम लैन को देखते हैं जो साओ के पास भागता है और उसके पास जाकर पूछता है कि साओ तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी। जहाँ साओ कहता है कि एक बार खुद गिर कर देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे चोट लगी है या नहीं। ये कैसी बात कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो क्या? मैं इतनी ऊपर से गिरा हूँ तो मुझे चोट ही लगेगी ना। इसकी बातें सुनकर लैन कहता है कि तुम मेरी भी यहाँ पर सुन लो, जब मैं जंगल में रहता था मैं कितनी ज्यादा बार पहाड़ों से गिर चुका हूँ मगर मुझे तब दर्द नहीं होता था क्योंकि मैं एक पावरफुल पर्सन बन गया था। और अगर मुझे लग भी जाता था तो मैं इतने ड्रामे नहीं करता था जितना तुम कर रहे हो साओ। साओ कहता है कि मैं तुम्हारी तरह जंगलों में कल्टीवेशन नहीं करता रहा हूँ, मैं एक शहर में रहता था तो मुझे इस चीजों के बारे में नहीं पता। मुझे चोट लगती है तो मुझे दर्द तो
होता है। तुम एक जंगली हो, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। तभी हम मिस पर्पल को देखते हैं जो आती है और साओ साओ से पूछती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लग गई। जहाँ साओ कहता है कि हाँ मुझे चोट लग गई है और वो कुछ बताने ही वाला होता है, उससे पहले लैन कहता है कि हाँ मेरे भाई को चोट लग गई है, मुझे घर जाना होगा, मैं घर जाकर इसकी अच्छी देखभाल कर लूंगा। ये कहकर लैन में से कहता है तो मैं हम लोग चलते हैं। जहाँ मिस पर्पल कहती है कि नहीं ऐसे तुम लोग कहाँ जाओगे, तुम लोग का घर तो काफी दूर है, क्यों ना आज तुम लोग मेरे घर ही रुक जाओ। जहाँ हम लैन को देखते हैं जो कहता है कि वैसे तो मिस पर्पल हम आपको इतना परेशान ही करना चाहते और पहले भी आपने हमारी काफी मदद की है, मगर आप इतना कह रही हैं तो फिर हमें आपकी बात माननी ही होगी। तभी वो लैन साओ साओ की तरफ देखकर चुपके से उसको आंख मारता है, यानी कि यहाँ पर ये प्लान इन दोनों का ही है ताकि वो मिस पर्पल के घर जाकर उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। हम देखते हैं वहीं पर हमारा सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक प्रिंस को देखते हैं जो घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रहा था। वो एक जंगल से गुजर रहा था जो जंगल काफी ज्यादा डरावना था। कुछ देर चलने के बाद उनके सैनिकों को रोड के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं। ये बात उन सैनिकों को काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। वो लोग देखते हैं कि उन लोगों के बीच एक लड़की भी बैठी होती है जो सीधा घूर घूर के उन लोगों को देख रही होती है। वहाँ पर सारे सैनिक आपस में ये कहने लग जाते हैं कि ये हमें इतना घूर घूर के क्यों देख रहे हैं। अभी वहीं पर एक सैनिक कहता है जो भी हो हमें अपने प्रिंस की प्रोटेक्शन करनी है। वो कहते हैं कि चलो आगे बढ़ो। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ लोग के घात लगाकर बैठे हुए होते हैं और वहीं पर प्रिंस और उसके गार्ड आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ वो लोग आगे बढ़ते हैं तो एक सैनिक देखता है कि वहाँ पर तो पत्थर गिरे हुए हैं, रोड ब्लॉक है, इसी वजह से वो लोग शायद रोड पर बैठे हुए थे। हाँ वो सैनिक का लीडर अपने सिपाहियों से कहता है कि जल्दी जाओ, रास्ते से वो पत्थर हटा दो ताकि सब लोग इस रोड पर चल सके। जैसे ही वो सैनिक अंदर जाते हैं उस पत्थर को हटाने के लिए तो उन्हें दिखाई देता है कि सामने कुछ लोग घात लगाकर बैठे हुए हैं। ना ही उनको देखने की देरी होती है तभी सब लोग अटैक कर देते हैं। कुछ लोग आकर उस बग्गी पर अटैक कर लेते हैं प्रिंस की और कुछ लोग उन सैनिकों पर अटैक कर लेते हैं। और सैनिक भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वो भी अपने प्रिंस को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर दोनों की अमेजिंग फाइट शुरू हो जाती है और इस तलवारबाजी की फाइट में सैनिकों का पल्ला ज्यादा भारी था। और तभी और गुंडे आ जाते हैं और पीछे से छिपकर इन लोगों पर अटैक कर देते हैं जहाँ सारे सैनिक घायल हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वही लड़की और उसका एक साइफल वहाँ पर खड़े होते हैं जो देख रहे होते हैं, लेकिन इस बारे में हमें ज्यादा नहीं बताया जाता कि ये लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और तभी हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जिसके सारे सैनिक मारे जाते हैं, मगर वो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला एक सैनिक जिंदा होता है। वो कहता है कि अब मुझे किसी भी हाल में प्रिंस को बचाना होगा। वो अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुंडे भी इनके पीछे आ रहे थे। थोड़ी देर घोड़ा गाड़ी भगाने के बाद वो इस सैनिक को भी मार देते हैं और घोड़ा गाड़ी को रोक लेते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि प्रिंस भी बाहर निकल के देखने लगता है कि आखिरकार ये सब लोग कौन है जो मुझ पर अटैक कर रहे हैं और मेरे सारे सैनिकों को इन लोगों ने मार दिया। हम प्रिंस को देखते हैं जो बाहर निकलता है और देखता है कि जो लोग उसका पीछा कर रहे थे और उसके लिए घात लगा कर बैठे थे वो उसके ही राज्य के सैनिक थे। और यहाँ पर जो उन गुंडों का लीडर था असल में वो उसी प्रिंस के आर्मी का एक जनरल था। वो यहाँ पर प्रिंस को कहता है कि असल में प्रिंस हम आपको यहाँ पर मारने के लिए नहीं आए हैं, बस हमें कुछ काम है, आप प्लीज हमारे साथ चलिए। और फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है। हमें साओ साओ को दिखाया जाता है जो मिस पर्पल के सर्वेंट से पूछ रहा होता है कि लैन कहाँ है। जहाँ वो सर्वेंट बताती है कि लैन अभी मिस पर्पल के साथ बैठकर चेस खेल रहा है। सुनकर साओ गुस्से में आता है और कहता है कि हर लड़के का सपना होता है कि वो एक पावरफुल बने या एक अच्छा सा बिजनेसमैन बने, मगर यहाँ पर लैन को सिवाय रख बन के किसी और चीज की पड़ी ही नहीं है। ये पागल आदमी मैं ऐसे ही मुश्किल में फंसाता रहेगा, इसका दिमाग खराब है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मिस पर्पल ने भी इसको क्या देखकर अपना दोस्त बना लिया है। इसके बाद देखते हैं इतना कुछ सोचने के बाद वो भी घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम मिस पर्पल को देखते हैं जो लैन के साथ बैठकर गेम खेल रही होती है। हाँ वो चेस की गेम में लैन बार बार मिस पर्पल से हारता जा रहा था। इस पर मिस पर्पल उससे कहती है लैन मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है क्या मेरे घर वाले कहते हैं जो बंदा चेस गेम नहीं जीत पाता वो रियल लाइफ में भी कुछ नहीं कर पाता है। इस पर लैन कहता है कि वैसे तो मुझे गेम खेलना आता नहीं है मगर मैं तुम्हारी खातिर खेल रहा हूँ और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जीत जाऊँ तो आओ हम एक और राउंड खेल सकते हैं। जहाँ मिस पर्पल कहती है कि आओ एक और राउंड खेल लेते हैं। जहाँ हम देखते हैं वो लोग एक और राउंड खेल लेते हैं मगर इस राउंड पर भी मिस पर्पल विन कर जाती है। वहीं पर लैन इस गेम को बहुत ध्यान से देख रहा था। जहाँ हम देखते हैं मिस पर्पल कहती है कि आओ क्या तुम इस गेम को खेलना जानते हो? अगर तुम इस गेम को खेलना जानते हो तो तुम भी आ जाओ, अपनी लक को एक बार मुझ पर ट्राई कर लो और मुझे हरा कर दिखाओ। इस पर हम साओ को देखते हैं जो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि जैसी आपकी मर्जी में। हाँ गेम शुरू हो जाती है। हम देखते हैं गेम में मिस पर्पल के जीतने का चांस बहुत ज्यादा था मगर यहाँ पर साओ भी हार नहीं मान रहा था और अपनी पूरी कोशिश करता है इस गेम को जीतने
करने के लिए और इनके बीच यहाँ एक तगड़ा मुकाबला चल रहा होता है। लेकिन बहुत देर गेम होने के बाद आखिर में हम देखते हैं ये गेम साओ साओ जीत जाता है, जिसे देखकर मिस पर्पल बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ये कैसे, मैं पहले ही राउंड में तुमसे हार गई, वो भी एक न्यू गेम सीखने वाले से, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुमने बहुत अच्छी गेम खेली। वहीं पर हम देखते हैं कि मिस पर्पल यहाँ पर एम्बेरस फील करने लग जाती है क्योंकि ये गेम वो किसी से भी नहीं हारी थी। हाँ, लेन बीच में आ जाता है और उसके मूड को अच्छा करने के लिए कहता है कि ये तो एक आम सी बात है, गेम में तो हार जीत लगी ही रहती है। इस पर हम देखते हैं साओ साओ उसकी बात काटते हुए कहता है कि ये कोई एक गेम नहीं है, यही तो हमने मिस पर्पल से सीखा है, जिसने कहा था कि ये भी जो गेम हार जाएगा वो असली में भी फाइट नहीं कर पाता है, अगर वो जो गेम जीत सकता है वो असली में भी विनर होता है फाइट का। हाँ, साओ साओ मिस पर्पल की कही हुई बातें उसी को ही सुना देता है। पर मिस पर्पल का रिएक्शन ये होता है कि वो कहती है कि हाँ बिल्कुल साओ साओ ठीक कह रहा है, ये बातें मैंने ही कही थी और ये बिल्कुल सही है। तभी मिस पर्पल पूछती है कि साओ मुझे ये बताओ कि तुम्हारा तो फर्स्ट टाइम था और तुमने ये इतना अच्छा गेम खेलना कैसे सीखा। हाँ, साओ उसे बताता है कि मेरा भाई ये गेम खेला करता था, मैं उसे देख कर ही ये सब कुछ सीखा हूँ, सिर्फ मैंने देखा है, आज तक मैंने इस गेम को खेला नहीं था और आज खेल कर भी देख लिया, मैं एक अच्छा चेस प्लेयर बन जाऊंगा। और ये सब बातें मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि कभी भी किसी को अपने अपोनेंट को कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस पर मिस पर्पल भी कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इनके बीच में बहस होने लगती है इसी बात पर, जिस पर हम देखते हैं कि लेन इस मामले को ठंडा करने के लिए बीच में आता है और कहता है कि बस अब इस बात को खत्म करो यहीं पर। तभी वो मिस पर्पल से कहने लगता है कि आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है मिस पर्पल। उसके जवाब में मिस पर्पल कहने लगती है कि अभी तक तो मैंने शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा है, मैं तो बहुत ज्यादा वीक हूँ, आखिर कौन है जो मुझसे शादी करना चाहेगा। जहाँ हम देखते हैं कि लेन कहता है अगर आप चाहो तो मेरे बारे में भी आप सोच सकती हो, जिस पर हम देखते हैं कि पर्पल कहती है कि मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानती हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और वो उसे यहाँ पर साफ इनकार कर देती है और मैं आपके साथ शादी करने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच सकते। हम यहाँ पर लेन को देखते हैं जो उसकी अपनी बातों को दोहराए जाता है और कहता है कि प्लीज अब मुझे बहुत पसंद है, ऐसा नहीं करें। जहाँ हम देखते हैं कि वो बीच में आ जाता है और कहता है कि लेन मिस पर्पल एक प्रिंसेस है और उसकी अपनी मर्जी है, वो जहाँ चाहे शादी करेगी, वो एक प्रिंसेस है, उसकी लाइफ में और तुम्हारी लाइफ में काफी ज्यादा डिफरेंस है, शादी के लिए तो तुम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते हो कहती। हम देखते हैं लेन वहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी होता है और साओ से कहता है कि चलो। यहाँ पर हम देखते हैं साओ और लेन घर से बाहर आ जाते हैं और वो वापस अपने घर जा रहे होते हैं। जहाँ देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था मिस पर्पल तुम्हें लाइक नहीं करती। जहाँ लेन कहता है कि मेरे बचपन का यही सपना था कि मैं मार्शल आर्ट को सीखूं, एक और दूसरा ये कि मैं एक प्रिंसेस से शादी करूं। जहाँ साओ कहता है कि मैंने तो यही सुना था कि लड़कों का एक सपना होता है कि वो एक अच्छे योद्धा बने और वो राजा की सेना में शामिल हो। जहाँ हम देखते हैं साओ फिर से लेन से पूछता है कि क्या तुम्हें योद्धा बनने का कोई शौक नहीं है। जहाँ हम लेन को देखते हैं जो कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मुझे लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं पसंद है, क्योंकि तुम्हें ही तो पता होगा ना कि युद्ध में कितनी सारी फैमिलीज तबाह हो जाती हैं और डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनका बैकग्राउंड भी नहीं बचता। जिस पर हम देखते हैं साओ कहता है कि चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, बाकी ये बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या तुम अभी भी मिस पर्पल को इम्प्रेस करना चाहते हो या नहीं। इस पर लेन गुस्से में आता है और साओ से कहता है कि क्या तुम अभी मुझे चिढ़ा रहे हो, या ऐसी हरकतें नहीं करो, मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा, तुम अब ऐसी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो ना साओ। जहाँ साओ कहता है कि तुम बताओ तो सही। जहाँ लेन कहता है कि नहीं, अब मैं मिस पर्पल को इस बारे में फोर्स नहीं करूंगा, उनकी जैसी मर्जी वो जो भी करें। और ये सब बातें वो अपनी बालकनी से मिस पर्पल भी सुन रही होती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं मिस पर्पल का भाई आ जाता है, जो मिस्टीरियस पर्सन था वो मिस पर्पल का भाई था। वो आकर मिस पर्पल से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस वही करो जो तुम्हें कहा गया है। जहाँ मिस पर्पल कहती है कि तुम्हें क्या लगता है किसी का दिल तोड़ना इतना आसान होता है क्या। इस पर मिस पर्पल का भाई कहता है कि वही करो जो तुमने मास्टर से सीखा है और जो मास्टर ने तुम्हें कहा है बिल्कुल वही करना। के बाद मिस पर्पल पूछती है कि अभी बताओ आगे क्या मिशन है। जहाँ हम देखते हैं कि मिस पर्पल का ब्रदर कहता है कि अभी फिलहाल अपने मिशन पर फोकस करना होगा और तुम्हें अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा इस मिशन पर। इस पर मिस पर्पल अपने ब्रदर से कहती है कि तुम्हें इतनी मेरी फिक्र है। जहाँ हम देखते हैं कि मिस पर्पल का ब्रदर कहता है कि ना काम करो, ऐसे सवाल मुझसे मत पूछो। और वहीं पर ही हम देखते हैं सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, जहाँ पर लेन और साओ साओ भी गए थे। मेले में सबसे पहले वो लोग जाकर फायर वाला शो देखते हैं, लेकिन लेन साओ साओ को लेकर दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ पर इंसानों का ऑक्शन हो रहा था, यानी कि इंसानों की नीलामी, इंसानों को बेचा जा रहा था। हम देखते हैं कि इंसानों की ऑक्शन में सबसे पहले एक लड़की को दिखाया जाता है और वो लोग कहते हैं कि ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, इसीलिए इसकी प्राइस है 300 क्रोनस। ये सुनकर साओ साओ की तरफ देखने लगता है और साओ साओ से पूछता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में।
हैं, जहाँ हम देखते हैं साओ कहता है कि पागल तो नहीं होगे, तुम क्या सोच रहे हो कि क्या तुम इस लड़की को खरीदोगे। इस पर लेन कहता है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं भी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसा भी नहीं है, सारे पैसे तुम्हारे कपड़े और हमारे न्यू हाउस को लेने में लग गए हैं। इस पर हम साओ साओ को देखते हैं जो कहता है कि बस अब यहाँ से चलो, जहाँ लेंस इस पर यहाँ से जाने पर राजी नहीं होता और कहता है कि थोड़ी देर रुक कर यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा। साओ कहता है कि अगर तुम यहाँ मेरे साथ वापस नहीं चले तो मैं इस बारे में इस पर्पल को बता दूंगा कि तुम किसी ओकेजन की नीलामी पर गए थे, जहाँ पर वो लोग पर्सन की ओकेजन कर रहे थे और वो तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगी। ना सब सुनने के बाद हम देखते हैं लेन वहाँ से जाने के लिए राजी हो गया था, मगर वो लोग जैसे ही वहाँ से जा रहे थे तो उन्हें वो बाउंटी पोस्टर नजर आता है, जिस पर जहाँ पर लेंस लो और साओ साओ की तस्वीर लगी हुई है उस पोस्टर पर, और वो लोग का वांटेड क्रिमिनल्स हैं और उन लोगों ने प्रिंसेस लिया को किडनैप किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर साओ को सब कुछ समझ आ गया था कि ये किसने किया है। उसे तुरंत परसों रात की बात याद आ जाती है, जो लोग दो पर्सन मिलकर प्रिंस को मारने का प्लान बना रहे थे उन्हीं लोगों ने ये सब किया है। वो सारा प्रिंस को मारने का प्लान उनका है और अब वो लोग हमें अपने क्राइम में फंसाना चाहते हैं। अगर यहाँ पर हम लेंस को देखते हैं जो नोटिस करता है और साओ से कहता है कि यहाँ पर जो हमारी पिक्स लगाई गई हैं वो इतनी रिलेट नहीं करती हमारी शक्ल से, ये थोड़ी अजीब से हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि रात में उन लोगों को हमारी शक्ल ढंग से दिखी ही नहीं होगी। मगर यहाँ पर हम साओ को देखते हैं जो कहता है कि जो भी हो हमें पूरी सेफ्टी के साथ यहाँ पर रहना होगा। हम लेंस को देखते हैं जो कहता है कि सेफ्टी से तो रह लेंगे, मगर अब हम यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं और मेले घूमने आए हैं, तो अभी हमें इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाना चाहिए, चलो मेले को एंजॉय करें। ये कहकर वो वापस से मेले की ओर चले जाने लगते हैं। ऐसे ही वो आगे बढ़ने लगते हैं, मगर वहीं पर ही कुछ ज्यादा गुंडे आ जाते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। वो सारे गुंडे इन लोगों पर अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं वहाँ का मौसम बिगड़ जाता है और वो सारे गुंडे ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि उन लोगों ने बहुत बुरी चीज देख ली है। वहीं से ये लोग वहाँ पर देखकर डर कर भाग जाते हैं उस चीज को, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को समझ नहीं आता कि वो क्या बुरी चीज है जो इन लोगों ने देख ली और यहाँ से डर कर भी भाग गए हैं। इस मौके का फायदा उठाकर लेन और साओ साओ भी वहाँ से निकल कर भाग आते हैं, मगर थोड़ा भागने के बाद वो थक जाते हैं और थोड़ा ब्रेक लेते हैं। तभी वो दोबारा से भागने के लिए उठते हैं तो उनके सामने एक निंजा आ जाता है और वो निंजा इनसे कहता है कि आखिर तुम मिल ही गए, मैं कितने दिनों से तुम लोग को ढूंढ रहा था। जहाँ हम लेन को देखते हैं जो कहता है कि हमारे रास्ते से हटो वरना बहुत बुरा होगा। ये कहते ही वो निंजा की ओर बढ़ने लग जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर इनकी फाइट शुरू हो जाती है और वो निंजा को एक जोरदार पंच मारता है, पर इससे निंजा को कुछ नहीं होता और दोनों की यहाँ पर एक अमेजिंग फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में निंजा लेन के ऊपर भारी पड़ रहा था क्योंकि निंजा बहुत ज्यादा पावरफुल था। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि निंजा का एक और साथी आ गया था, जहाँ साओ साओ कहता है कि अब ये कौन आ गया, जहाँ लेन कहता है कि इनके बारे में मुझे मेरे मास्टर ने बताया था। तभी हम देखते हैं कि ये वही आदमी है जिसके बारे में हमें मास्टर जी ने बताया था। ये सुनकर वहाँ लेन कहने लगता है कि आखिरकार तुम लोग को मेरे पीछे किसने भेजा है, जल्दी से मुझे बताओ। जिस पर हम दूसरे निंजा को देखते हैं जो कहता है कि तुम तो एक क्रिमिनल हो और तुम्हारा पोस्टर वांटेड अभी हमने थोड़ी ही देर पहले ही देखा है। ये सुनकर लेन को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों पर अटैक करने के लिए वापस से हवा में आता है और कहता है कि अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये बात तुम लोगों ने कैसी की कि मैं एक क्रिमिनल हूँ। लेकिन यहाँ पर वो दोनों निंजा बहुत ज्यादा पावरफुल थे और वो कहने लगते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो बच्चे, हम दो एक निंजा हैं, तुम एक सादे से और आम से लड़के हो। वो इसी तरह लेन को दूर फेंक कर साओ की ओर बढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि अब तुम नहीं बचने वाले, और तभी वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से साओ की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को लेकर साओ पर अटैक करने ही वाले थे तो वहीं पर ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है स्पिरिचुअल पावर का। ये देखते ही वो दोनों निंजा साओ से दूर हो जाते हैं। वहीं पर ही साओ को आवाज आती है कि तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ अपने भाई को लेकर दीवार के पीछे से, मैं इन्हें संभाल लूंगा। तभी हम देखते हैं ये आवाज एक से आ रही होती है और साओ भी बिल्कुल वैसा करता है जैसे कि उस आवाज ने कहा था। अभी वो निंजा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर वो कौन है जो हमसे फाइट करना चाहता है और उन्हें भगा दिया है यहाँ से, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जल्दी से हमारे सामने आओ। अभी हम देखते हैं कि दीवार के पीछे से वो पर्सन सामने आता है, वो कोई और नहीं बल्कि मिस पर्पल ही होती है और जैसे ही वो आगे आती है वो कहती है कि तुम दोनों अभी तक बच्चे ही हो, यहाँ से जल्दी निकल जाओ वरना मैं तुम लोग को इतना मारूंगी कि फिर तुम लोग वो सोच भी नहीं पाओगे, और अगर तुम्हें ये बात मंजूर नहीं है तो फिर तुम लोग यहाँ पर मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर हम निंजा को देखते हैं जो कहता है कि तुम्हें ये लगता है कि क्या तुम हमें मार सकोगी, तुम लड़की हो और अकेली हो और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि हम दोनों की जितनी स्पिरिचुअल पावर है उतनी तुम लोगों के पूरे शहर की भी नहीं होगी। और वहीं पर हम मिस पर्पल को देखते हैं जो बिना टाइम गवाए वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक कर देती है, जिसे देखकर वो दोनों निंजा बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये लेडी इतनी पावरफुल कैसे है। और वहीं पर ही फिर मिस पर्पल अपना अटैक रख लेती है और कहती है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका
है यहाँ से भाग जाओ वरना कहीं ना मैं तुम्हें मार ही ना डालूं। अगर वो दोनों हार मानने की जगह तुरंत इस मौके का फायदा उठाकर मिस पर्पल पर ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों मिस पर्पल से बराबरी का मुकाबला कर रहे थे। यहाँ वो निंजा मिस पर्पल पर पॉइजन अटैक से अटैक कर देता है, जिसे देखकर मिस पर्पल फ्लावर टेक्निक का यूज करना शुरू कर देती है, इससे वो लोग थोड़े बहुत डैमेज हो जाते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हमने न्यू सीरीज के लास्ट पार्ट में देखा था कि मिस पर्पल के पास वो निंजा आ जाते हैं और वो निंजा ब्रदर मिस पर्पल से कहते हैं कि तुम एक लड़की हो, हम तुम्हें मार देंगे, हमारी पावर्स बहुत ज्यादा है। जहाँ मिस पर्पल इनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और वो अपना स्वॉर्ड अटैक निकाल लेती है और यहीं पर ही हमारा न्यू एपिसोड शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, न्यू एपिसोड को देखने से पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और पिछले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वो भी देख लेना। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मिस पर्पल देखते ही देखते उन दोनों निंजास को पहचान लेती है और कहती है कि तुम दोनों तो घोस्टली थ्रोन्स हो ना, और तुम लोग तो वो 3 निंजा ब्रदर्स हो जो उस पहाड़ पर रहते हैं। जहाँ हम देखते हैं वो निंजा कहता है कि बहुत खूब, तुमने तो पहचान लिया, ना हमने सोचा था, तुम तो उससे भी ज्यादा चालाक निकली लड़की। लड़की कहती है कि मैं तो ये भी जानती हूँ कि जिस ओल्ड मैन ने तुम लोगों को भेजा है मैं उसको भी जानती हूँ, उस बॉस को भी। अभी हम देखते हैं वो निंजा कहते हैं कि अच्छा तुम्हें ये भी पता है, तो फिर तो हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। अब ये फाइट पूरी होकर रहेगी और अब हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें निंजा टेक्निक यूजर्स को कैसे यूज करना है और अब हम तुम्हें इसकी पावर्स दिखाएंगे। अब रेडी हो जाओ और इस लड़ाई में तुम्हारे इस बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम्हें ये भी पता हो कि हमने टेक्निक के दौरान तुम पर एक पॉइजन फेंक दिया था और वो पॉइजन तुम्हारी बॉडी में चला गया है। अब वो पॉइजन आहिस्ता आहिस्ता करके तुम्हारी बॉडी में फैलता जाएगा और तुम लड़ने की हालत में नहीं बचोगी और यहीं पर ही तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। अभी हम देखते हैं मिस पर्पल ये बात रियलाइज करती है और कहती है कि हाँ, मेरी बॉडी तो सच में वीक हो रही है, इन लोगों ने ये कैसे किया। ये कहते ही वो सोचती है कि अगर मैं कल्टीवेशन स्टार्ट कर दूं तो कहीं मैं बच जाऊंगी और मैं अपनी एनर्जी को वापस से ले आऊंगी। जहाँ हम देखते हैं कि मिस वापस से बैठती है और अपनी कल्टीवेशन करके अपने आप को हील कर रही होती है, जिसे देखकर वो निंजा सोचते हैं कि अब ये लड़की बिल्कुल निहत्ती बैठी हुई है, अब इसे हम आराम से मार देते हैं। ऐसे ही वो ये सोचते हैं, वो उस पर अटैक कर देते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर मिस पर्पल उस छुरी को आते हुए देखकर अपनी डिवाइन अटैक से उस छुरी को रोक देती है और वहीं पर ही उस छुरी को रिवर्स कर देती है, जिसे देखकर निंजा बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये कल्टीवेट करते हुए भी कितनी ज्यादा पावरफुल है। और वो तभी मिस पर्पल की कल्टीवेशन को देखने लग जाता है और कहता है तो ये तो होली डिवाइन टेक्निक है। इसे देखकर वो सोचने लगते हैं कि कहीं ये होली स्वॉर्ड स्कूल की स्टूडेंट तो नहीं है। ये सब सोच ही रहे थे तो तभी उनके पास एक पत्थर आकर गिरता है, जिसे देखकर वो दूसरा निंजा कहता है कि मुझे लग रहा है कि कोई और भी यहाँ पर है, अगर वो यहाँ पर छुप कर हम पर अटैक कर रहा है। इसीलिए वो दोनों निंजा वहीं पर डिसाइड करते हैं कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इतना कहते ही वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर येनफू आता है जो कि मिस पर्पल जे का भाई था। उसे देखकर मिस पर्पल गुस्से में आती है और कहती है कि येनफू, मैंने तुमसे कहा था मेरी फाइट और मेरे मिशन के बीच में नहीं आओ। इस पर येनफू कहता है कि हाँ, मैंने देख लिया कि तुम अपने मिशन को कितने अच्छे तरीके से कर रही थी, वो दोनों तुमको मार ही देते अगर तुम अपनी कल्टीवेशन स्किल्स को वापस से रिवाइव नहीं करती तो। देखकर हम देखते हैं वहाँ पर मिस पर्पल कहती है कि बस अगर अब तुम्हारा हो गया है तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और वहाँ पर हम युनजू को देखते हैं जो कहता है कि बस अब बस भी करो, अपनी गलती को मान लिया करो। जहाँ हम देखते हैं मिस पर्पल कहती है कि मुझे ये बताओ कि मैंने क्या गलती की है और तुम मुझे इतना बुरा भला कह रहे हो, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। इस पर हम देखते हैं कि येनसू कहता है कि क्या तुमने 3 निंजा ब्रदर्स के बारे में सुना है। सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि मिस पर्पल को याद आता है कि हाँ, मैंने तो उन तीनों को पकड़ना था। ये सोचते ही वो वहाँ से चली जाती है। पर हम देखते हैं येनसू कहता है कि तुम कम से कम मेरी पूरी बात तो सुनकर चली जाती, इसीलिए मैं तुम्हें बेवकूफ कहता हूँ। ने अभी तक उनकी असली पावर नहीं देखी। जब भी वो तीनों साथ होते हैं तो उनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें लेंजो और साओ साओ को दिखाया जाता है। इनके सामने वो 3rd निंजा ब्रदर आ जाता है जो दोनों ब्रदर से ज्यादा पावरफुल था। ये निंजा ब्रदर तीसरा ब्रदर है उन निंजा टेक्निक यूजर्स का। यहाँ वो लेन से कहता है कि कहाँ जा रहे हो, इतना जल्दी है तुम्हें। ये कहते ही हम देखते हैं वो वहाँ से गायब हो जाता है और नीचे आ जाता है और नीचे आते ही वो लेन के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक कर देता है, जिसे देखकर लेन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके अटैक से वहीं पर हम देखते हैं लेन वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि लेन उस निंजा का ध्यान भटकाने के लिए अपना चाकू निकाल लेती है और वहीं पर ही जैसे ही उसे मौका मिलता है वो वहाँ से लेन को
लेकर निकल जाती है और वो काफी भागती है। भागते भागते वो अंडर एक ग्राउंड बेसमेंट आ जाती है। हाँ, वो उसके डोर को ओपन करती है और अंदर एंटर होती है, जहाँ कहती है कि ये छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह है। बाहर के मुकाबले अंडरग्राउंड में हमें कोई नहीं देखने आएगा और कोई नहीं पकड़ पाएगा। अंडरग्राउंड बेसमेंट में बाहर की जगह काफी ज्यादा उजाला था। हम साओ को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता है और कहता है कि इतना दूर पहुंचने के बाद और मैं इसको अपने कमर पे उठाने के बावजूद भी ये अभी तक बेहोश है, कहीं से कुछ हो तो नहीं गया। अभी वो तुरंत एक बाल्टी में पानी भर कर लाता है और लेन के ऊपर फेंक देता है, जिसे वो ठंडा पानी लेन के ऊपर पड़ता है तो लेन अचानक से उठ जाता है। जैसे ही वो होश में आता है वो उठता है और कहता है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और आखिर ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ कैसे पहुँचा हूँ, ये कैसी जगह है कि यहाँ पर इतनी रात हो रही है और इतनी ज्यादा रोशनी है। इसके जवाब में हम साव साव को देखते हैं जो कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये कौन सी जगह है, बस मुझे छिपने के लिए जो जगह अच्छी लगी मैं वहाँ आ गया, मगर अब चुप रहो। अगर उन लोगों ने हमारी वॉइस सुन ली तो फिर हम यहाँ से जिंदा नहीं बचने वाले। हमें अब किसी भी तरीके से उन निंजा से अपना छुटकारा पाना ही होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर हम उनके सामने चले गए तो वो हमें मार देंगे। जिस पर हम देखते हैं लेन कहता है कि ये बात तो मैंने भी नोटिस किया, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उनके पास इंटरनल स्ट्रेंथ भी है। हम लेन को देखते हैं जो फिर से दुखी हो जाता है और कहता है कि काश मैंने अपने मास्टर से इंटरनल स्ट्रेंथ की पावर सीख ली होती तो आज मैं उन्हें हरा सकता और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पीट सकता। कहते ही वो साओ का हाथ पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम्हें इंटरनल स्ट्रेंथ के बारे में कुछ पता है साओ? जिस पर वो कहता है कि अगर तुम मुझे 2 मिनट में सिखाओगे साओ मैं सीख लूंगा। जिस पर हम देखते हैं साओ कहता है कि क्या तुम पागल हो, इंटरनल स्ट्रेंथ इतनी जल्दी कोई नहीं सीख सकता, तुम तो पागल होते ही जा रहे हो पूरे तरीके से। ये कोई बच्चों का खेल नहीं, इसके सीखने से इंसान बूढ़े होते जाते हैं और उनकी जवानी सारी बीत जाती है, तब जाकर वो इंटरनल स्ट्रेंथ सीख लेते हैं। अभी हम देखते हैं इतना सब कुछ सुनने के बाद लेन बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था और अपने सर को पकड़कर जमीन पर लेट गया था, जहाँ साव कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा सीखने का शौक है इंटरनल स्ट्रेंथ तो एक रास्ता है मेरे पास, मैं अपनी बॉडी के ब्लड को ट्रांसफर करना होगा। अगर इसमें बहुत ज्यादा खतरा है और इसमें काफी ज्यादा समय भी लग जाएगा, अगर ये बात याद रखो इसमें ज्यादा खतरा है और अगर तुम इस खतरे को उठाने के लिए तैयार हो तो फिर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ हम लेन को देखते हैं जो तुरंत राजी हो जाता है और कहता है कि हाँ मुझे सिखा लो। तो तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बैठकर अपनी बॉडी के रियो को एक्सचेंज करने लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही प्रैक्टिस करने के बाद वहाँ पर लेन की हालत खराब होने लग जाती है। वहीं पर ही वो साओ को धक्का मार देता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि रियो को एक्सचेंज करने के बाद बॉडी की स्ट्रेंथ बन जाती है, पर्सन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है जिसमें ब्लड ट्रांसफर हो जाता है। ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है मेरे साथ, यहाँ पर तो मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है, मैं अपने को बहुत निराश फील कर रहा हूँ और मेरी बॉडी में कोई एनर्जी भी नहीं रही। कहते ही लेन वहीं पर गिर जाता है और उसे खून की उल्टी होने लग जाती है। ये देखकर वहीं पर लेन और ज्यादा घबराने लग जाता है और लेन कहता है कि साओ क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, मेरी सारी स्किल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहते हो और उस मिस पर्पल से भी शादी करना चाहते हो, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो ना? इस पर साओ कहता है कि ये कैसे ख्याल ला रहे हो, अपने जहन में पागल तो नहीं हो गए हो? जिस पर मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये टेक्निक काफी डेंजरस है और इसमें बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है। और अब तुम खुद ही बताओ कि मैंने तुमसे ये जबरदस्ती तो नहीं कराया था, मैंने पहले तुमसे कितनी दफा पूछा था कि अगर तुम इन सब चीजों में राजी हो तो तभी हम ये प्रैक्टिस करेंगे और तुमने वहाँ पर कहा था कि हाँ मैं राजी हूँ और अब तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। पर हम देखते हैं लेन कहता है कि बस अब जो भी हुआ इसे छोड़ दो, जाकर जल्दी से लाइट ऑफ कर दो। यहाँ पर जितनी लाइट है और जितनी रोशनी है इस रोशनी को देखकर कहीं कोई अंदर ना आ जाए। और वहीं पर हम साओ को देखते हैं जो जल्दी से जाकर उस बल्ब को बंद कर लेता है और कहता है कि अब ठीक है। हाँ, हम देखते हैं कि वो लाइट बंद हो जाती है और वहीं पर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का समय हमें दिखाया जाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद वो निंजा एंटर होता है। वो जोर जोर से कहने लगता है कि तुम दोनों कहाँ छुपे हुए हो, मुझसे छुपने की कोशिश नहीं करना, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों यही हो, जल्दी से सामने आओ, अगर मैंने तुम लोग को ढूंढ लिया तो मैं तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये एपिसोड और ये सीरीज हमारी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपने इसका नेक्स्ट सीजन देखना है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।